नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट के लिए बहुत ख़राब शुरुआत, और अगर ये कहा जाए कि सर मुंडाते ओले पड़े तो गलत नहीं होगा। हफ्ते की शुरुआत के दिन शुरू में मार्केट ने जरूर थोड़ी रेजिलियंस दिखाई, लेकिन एक बार जब वो मॉर्निंग का लो टूटा उसके बाद वन वे स्लाइड मार्केट में लगातार रहा। चलिए देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में ट्रंप टैरिफ का फेयर फैक्टर हावी। कल रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान से पहले भारी गिरावट। सेंसेक्स 1400 पॉइंट नीचे। निफ्टी ने भी इंटरडे में तोड़ा 23,150 का लेवल। बैंक निफ्टी की भी जमकर पिटाई, 1.5% नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप भी 1% तक लुढ़के। इंडिया विक्स 10% ऊपर। अमेरिका में मंदी की आशंका से आईटी शुरू में जमकर बिकवाली, करीब 2.5% फिसला निफ्टी आईटी इंडेक्स। दिग्गजों से ज्यादा मिड कैप में प्रेशर। कोफोर्ज परसिस्टेंट नौकरी 3 से 4% तक गिरे। साथ ही फाइनेंशियल्स में, फार्मा में और मेटल्स में बिकवाली का है। रियल्टी सेक्टर में सबसे तगड़ी बिकवाली, करीब 3% फिसला इंडेक्स। 3 से 4% गिरे ओबेरो रियल्टी, मैक्रोटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज। सरकार के इक्विटी कन्वर्जन से वोडाफोन आइडिया में जोरदार तेजी, करीब 22% ऊपर। इंडस टावर्स में भी लगभग 6% का उछाल। मार्च में अब तक अनुमान से अच्छे रहे ऑटो बिक्री के आंकड़े। एम&एम की बिक्री में 23% का उछाल। रॉयल एनफील्ड की सेल्स 34% और टीवीएस मोटर की सेल्स 17% बढ़ी। वहीं अशोक लेलैंड की बिक्री में भी 6% की ग्रोथ। और सोने के 1 लाख की तरफ बढ़ते कदम। एमसेक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 91,000 के पार निकला। ट्रंप टैरिफ और ईरान से बढ़ते तनाव के बीच में सोने चांदी में तेजी का है। चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मार्केट में जो आज कोहराम मचा है उसकी। और कंसिडरिंग सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि मार्केट ठीक हो गया है, शायद उतना इम्पैक्ट मार्केट ने ग्लोबल क्यूज़ को नहीं दिया। शुरू में तो इनफैक्ट सुबह एक बार के लिए ओपन होने के बाद हम ग्रीन में भी आए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार मार्केट में गिरावट आई। और हुआ क्या है चलिए बताते हैं आपको क्लियरली। एक बार फिर से ट्रंप टेंट्रम हावी हो रहा है मार्केट के ऊपर। फिर से मार्केट थोड़ा सा उससे घबराता हुआ, और अगर वो हमारी स्टिंग रेडी हो तो हाँ बिल्कुल ये क्लियरली इम्पैक्ट। और 2 अप्रैल से पहले सुबह की बात हुई थी हमारी कि थोड़ा सतर्क रहें, मार्केट दोनों तरफ के स्विंग देगा आपको, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए इंडेक्स को लेकर। और कल हो सकता है, और ये भी एक थ्योरी है, हो सकता है कल शाम को एक ग्लोबल मार्केट में एक बॉटम बने, लेकिन वो कल शाम है। उससे पहले कितना मार्केट गिरेगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो इसके लिए कोई शायद रिस्क लेना नहीं चाहता अभी इस मार्केट में। अगेन यू नेवर नो शेयर वीरो की मार्केट कितना गिर सकता है। फॉर एग्जांपल अब डाउ जोन्स और 500 पॉइंट गिर के बॉटम बनाए, 1000 पॉइंट गिर के, इंडिया 300 पॉइंट गिर के बॉटम बनाए, 1000 पॉइंट गिर के बनाए, किसी को नहीं पता। बहुत लोगों का मानना है कि शायद कल शाम के बाद सब चीज़ें इवन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आज बैंक निफ्टी की भी जमकर पिटाई हुई। अब तक अगर हम सिर्फ ये मान के चल रहे थे कि चलिए ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अगर मार्केट को गिरना था तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म करता, लेकिन बैंक निफ्टी की भी आज जमकर पिटाई हुई। आई थिंक इसमें एक और चीज़ जो जुड़ी है वो है एफआई की सेलिंग। आई थिंक जो फ्राइडे का नंबर आया था उसने मूड काफ़ी ख़राब किया, क्योंकि कैश F&O मतलब कैश और फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स को अगर आप मिला दें, दोनों को जोड़ के देखें तो करीब करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी फ्राइडे को। आई थिंक ये भी एक और फैक्टर है जिसने कुल मिलाकर मूड ख़राब किया है। जो भी है स्क्रीन आपको बता रही है कि काफ़ी पेन है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन मार्केट डे लो। निफ्टी अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आप देखिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे। बैंक निफ्टी जो जैसा कि आप बता रहे थे रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा था निफ्टी को, लेकिन आज के सेशन में वो भी नहीं होता हुआ दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप में सभी में बिकवाली। लेकिन सवाल यहाँ पे ये अहम होता जा रहा है अनुज जी कि कल आपने मेंशन किया टैरिफ के ऊपर के पहले ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? ये एक टेम्पररी बेसिस में देखने को मिल रही है गिरावट, यहाँ पे ऐड किया जाए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप सही नज़र रखते हैं मार्केट पे, या फिर अभी अवॉइड है? नहीं देखिए, थोड़ा टफ सवाल है। पहले तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना है अभी उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। देखिए निफ्टी पर एक चीज़ समझ लीजिए, अब आप मार्केट में वापस एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि अब हम लोअर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं।
और ये मार्केट बहुत जल्दी घूमती है। आपको याद होगा 22,150 पे बॉटम बनाने के बाद कितनी जल्दी 23,800 आया था। अब 23,800 से 23,150 आने में मार्केट को 3 दिन लगे हैं कुल मिलाकर 3 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं मार्केट को। तो मार्केट में इसी तरीके के मूव्स इतनी जल्दी आते हैं। निफ्टी अब 10 डेमा के नीचे है शेयर, और अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 23,100 से, एक बार आज का चार्ट दिखा दीजिए, 23,100 से 23,150, और हम वहीं पर हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर हैं हम। यहाँ पर क्या है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूट गया, आज वापस इंटरडे रख दिया, अगर ये टूट गया 23,100, तो उसके बाद 22,800 तक कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास। तो इसके लिए 23,100 का बचना ज़रूरी है। आई थिंक फ्राइडे को जिस तरीके से एफआईज ने वापस शॉर्ट्स ओपन किए थे, कुछ सेंस उनको लग रही थी कि मार्केट इस तरीके का मूव आई थिंक दिखाने वाला है। और निफ्टी ने आज क्या किया, नीचे खुला, फिर रेजिस्टेंस में फ्लैट जोन पर आया, जो मेरे से बात हुई थी कि फ्लैट जोन पर रेजिस्टेंस में लेगा, और वहाँ से कोलैप्स कर गया। आई थिंक ज़्यादा जो ख़राब चीज़ हुई ना वो कोलैप्स था। अगर हम खुलते इस तरीके से और खुले होते इतना नीचे जो कल गिफ्ट निफ्टी बता रहा था और यहाँ पे होते, तो भी फिर भी एक बार देख लेते। हम खुले ठीक ठाक ग्रीन में आए और फिर कोलैप्स हुए, इंट्राडे में कोलैप्स हुआ है बेसिकली, वो दिक्कत वाला मामला है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 50,600 से 50,650 पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वो नहीं टिका यहाँ पर, तो उसके बाद फिर आपका अगला सपोर्ट सीधा 50,150 पर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ मुझे लग रहा है एफआईएस के बिकवाली ने थोड़ा मूड ख़राब किया है। आई थिंक मेरा व्यू बहुत क्लियर है, आपको कोई बहुत ज़्यादा कूद कर ये कि मैं ही बॉटम पकड़ूंगा ये नहीं करना है हमको। कल का दिन निकल जाने दें, उसके बाद एक व्यू ले लें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड भी कर सकते हैं अच्छे शेयर्स को, अगर वो आज गिरे हैं सिर्फ इस वजह से। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं ना, ट्रस्ट में, इस वॉलेटिलिटी में कूद के कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया विक्स देखिए आप किस तरीके से भागा है, क्या ज़रूरत है। हर स्विंग पकड़नी ज़रूरी नहीं होती, बार बार मैं कहता हूँ हर स्विंग पकड़नी ज़रूरी नहीं होती। अब हम अगली स्विंग का वेट करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या लग रहा है? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। और इस बार सोमवार हमारे लिए थोड़ा सा हल्का रहा तो बुधवार भारी हो रहा है, और उसी का असर जो है वो स्क्रीन पे विजिबल है। हाँ, जैसे कि आपने कहा अनुज कि एफआईएस की सेलिंग, और उसको जैसे कि हम बात भी कर रहे थे सुबह कि स्टैट्स क्लियर थे उनकी तरफ से, कॉल राइटिंग, इंडेक्स शॉर्ट। आप अनुज एक और चीज़ देखिए, स्टॉक्स देखिए, एचडीएफसी बैंक बिलो 10 डेमा फर्स्ट टाइम पोस्ट 13 मार्च, यानी जब हमारा वो अपर स्विंग शुरू हुआ था। जरा प्लीज एक बार ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक रखिए, फिर रिलायंस रखिए, फिर इन्फोसिस रखिए। ये 3 स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। तो जो बात वो अनुज कह रहे हैं कि एफआईएस की सेलिंग टारगेट कर रही है, डेफिनेटली जरा प्लीज एचडीएफसी बैंक 15 लाख शेयर्स जुड़े हैं, एंड ये अभी मात्र दूसरा दिन है इस सीरीज का। तो एचडीएफसी बैंक बिलो 10 डेमा हेडिंग टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि प्लेस्ड है करीब 1760 पर। गजब की शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। रिलायंस अभी देखिए, मैं सिर्फ कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में है आज। ये इंडेक्स के 3 हैवी वेट्स 1260 पे एट 20 डेमा स्पॉट में, ये फ्यूचर्स है, और यहाँ भी आज शॉर्टिंग हुई है। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने लास्ट एवरेज को अभी भी छू के आया है, जो कि करीब 1250 पे है। इसका लास्ट जो एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और तीसरा लेके आइए इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे आएगा 2.5% नीचे, और इन्फोसिस ने आज अपना इस दौर का एक नया लो क्रिएट किया। सिंपली मीन्स 1 जुलाई 2024 को इसने एक ब्रेकआउट दिया था अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज ये उसको छू चुका है, रिविजिट कर चुका है। इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, साथ ही साथ ह्यूज शॉर्टिंग 17 लाख शेयर। अनुज, ये मैंने 3 स्टॉक्स रखे, मैं इंडेक्स का सूरत हाल यही बयान कर रहे थे। अनुज, ये जिस प्रकार की सेलिंग है आईटी में, लुक एट इन्फोसिस, पहचान में नहीं आ रहा चार्ट ये दिग्गज आईटी का है। क्या लग रहा है आईटी को देख के अभी, है ना? नहीं, देखिए आईटी में दिक्कत है वीरू। आई थिंक आपको याद होगा, हमने इवन जो पहले 2 दिन पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी उसमें भी बिल्कुल रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कभी इस रैली में भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ पर दिक्कतें हैं। और देखिए बाकी सब चीज़ें ना मैटर ऑफ कंजक्चर होती है, तो किसी का व्यू कुछ हो सकता है, किसी का व्यू कुछ हो सकता है। आईटी में सबका एक ही व्यू ये होगा कि अगर यूएस में मंदी आई, और अगर वो सेल्फ इम्पोज मंदी है, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की इम्पोज की हुई मंदी है, अगर वो आई तो आईटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंड ही बंद करेंगे ना। सिंपल चीज़ है, अगर हमारे यहाँ पर अगर कल को बाई चांस कुछ हो जाए तो आप सबसे पहले उस चीज़ पर खर्चा कम करेंगे ना जिसके बिना काम चल सकता है आपका। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आईटी आता है मेनली, तो इसके लिए आईटी पर प्रेशर आना बिल्कुल वाजिब है। अच्छा, एक और चीज़ होती है आईटी में हम भूल जाते हैं कि स्टॉक प्राइस क्या होते हैं, ईपीएस इनटू प्राइस टू अर्निंग्स।
एक तो होता है आपका EPS कम हो रहा है, एक होता है कि मार्केट धीरे धीरे प्राइस अर्निंग रेशो भी कम देता है। अगर आपको उस मदर मार्केट में ही प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसमें वैल्यूएशन भी कम देते हैं उसकी। इसकी वजह से मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस स्विंग में IT इंडेक्स जो है वो वापस अपने रीसेंट लोज को तोड़े। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छा टाइम होगा अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में SIP करने का, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे और अभी आपको अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो अभी के लिए भूल जाइए कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आप पैसा बना पाएंगे लॉन्ग ट्रेडिंग में इन स्टॉक। जैसा आपने बोला, इन्फोसिस की शक्ल सूरत पहचाननी मुश्किल होगी। ये वही स्टॉक है जो अब बेस्ट इन क्लास नंबर लेकर आया था पिछले क्वार्टर में, जिसने 2000 का हाई लगाया था। आई थिंक रीसेंट हाई 2000 का था, 2000 से 1500, मतलब आप इमेजिन करिए 25% की करेक्शन आ चुकी है इन्फोसिस में। 2000 से लेके 2006 का हाई था, 2006 के हाई से लेके 1500, मतलब एग्जैक्ट 25% की करेक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये आई थिंक, और ये कोइंसाइड हुआ था वो ट्रंप के ऑफिस अज्यूम करने के बाद से। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा, ट्रंप 1.0 में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपको याद हो, ट्रंप 1.0 8 साल पहले, अब तब भी यही हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा IT में बहुत बड़ी रैली आई थी, क्योंकि एक जब लगता है कि खुद के उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो वो यूटर्न भी आता है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न करेंगे, उनको करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब अमेरिका की खुद की इकोनॉमी मंदी में आ जाएगी तो उनको ये सब चीज़ों में यूटर्न करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्राइसेस में कितना डैमेज हो सकता है ये कहना थोड़ा टफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। श्रेया जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और मेरी तरफ से ये है, IT पे हमने अभी चर्चा की, भारी गिरावट हमें देखने को मिली इस इंडेक्स में। इनफैक्ट आप पूरे सेक्टर स्पेसिफिक देखें, ऑयल एंड गैस को छोड़ के चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। सवाल यहाँ पे ये कि टैरिफ डेडलाइन से पहले वो कौन से सेक्टर्स हैं जो जिन पे निगाहें रहेंगी अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि पॉजिटिवली भी नज़र रखनी चाहिए आपको। उसमें से एक है टेक्सटाइल, हालांकि वो सेक्टर बहुत छोटा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, तो उसके लिए चाहे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो या हिम्मत सिंह का हो, उनमें से काफ़ी स्टॉक्स अब ऐसे चलना शुरू हो गए हैं। एक तो वो सेक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉक्स है नहीं। तो इसके लिए एक बार देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो गोकुलदास क्या कर रहा है, या फिर बाकी के 1-2 जो टेक्सटाइल स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देख लेते हैं। अदरवाइज जो दूसरा सेक्टर मुझे लग रहा है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं ना श्रेया, वो है फार्मा। मेरा ये मानना है कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां मार्केट को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। और अगर आप US बेस्ड फार्मा स्टॉक्स देखेंगे, उनकी ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि फार्मा पे कुछ बहुत ज़्यादा टैरिफ आ सकता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि US में कुछ फार्मा की बहुत, मतलब US की जो दवाइयाँ हैं जो हम उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, ऐसा कुछ है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो उनकी जो कैंसर की मेडिसिन वगैरह होती हैं वो खुद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो क्या अफोर्ड करेंगे। हमारी जेनरिक कंपनियां वहाँ पर दवाइयाँ बेचती हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो दवाइयाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा एक सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी पिटाई हो चुकी है और जो थोड़ा चलना चाहिए। ऑटोज़ और IT, ये 2 सेक्टर हैं जिसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ आप थोड़ा केयरफुल रहें। प्लस फार्मा में इस बार नंबर अच्छे आने चाहिए इस क्वार्टर में, तो वो आपको एक एडेड शायद सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ सेक्टर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। देखिए बाजार में जिस तरीके से गिरावट हावी है, शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। वो कौन से स्टॉक्स जहां पे गिरावट आज के सेशन में हमें हावी होते हुए दिखी? HDFC बैंक, हैवी वेट सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे। इनफैक्ट आप IT पैक ही उठा ले, उसका स्टॉक इन्फोसिस देखिए 3.5% टूटा, HDFC 3.5%, हिंडाल्को मेटल पैक में भी आज गिरावट 2.5% की गिरावट यहाँ आती हुई। बजाज फिनसर्व भी लगभग 3.25% गिरावट के साथ कर रहा है कामकाज। कुछ ऐसे पैक यहाँ मिड कैप में देखिए, वोल्टास ये गोता लगा गया लगभग 7% के करीब। परसिस्टेंट सिस्टम अगेन IT देखिए 5.5%, इन्फो एज टूटा 5.5%। PV फिनटेक में भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है 4.5% के करीब। लेकिन इस गिरते बाजार में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें शामिल है ट्रेंट, ये टॉप गेनर में शामिल है आज 4.5% की तेजी के साथ। इनफैक्ट आप देखिए इंडसइंड बैंक में आज बाइंग देखने को मिल रही है 4.5%। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प देखिए यहाँ पे थोड़ी संभावनाएं दिखी हैं खरीदारी की। वोडाफोन आइडिया क्लियरली आज इसमें अच्छा मूव खबर के बाद यहाँ पे 20% के उछाल देखने को मिला। इंट्राडे में हालांकि 23% तक उछला। इंडस्टार देखिए 5.5%, IDFC फर्स्ट बैंक 3.5% और बैंक ऑफ इंडिया भी आज 3.25% के करीब उछाल के साथ कर रहा है कारोबार। अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मार्केट स्मिथ
के मयूरेश जोशी जी जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम। हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, मानस जायसवाल, श्रीकांत चौहान, प्रशांत सावंत और जतिन गेड़िया जी। 2:15 पर दीपाली राणा बताएंगी कल से लागू होने वाले ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर। 2:20 पर कंचन बताएंगे आपको फार्मा सेक्टर पर क्या है मैक्वेरी की राय। 2:25 पर यतिन बताएंगे आपको कैसे रहे मार्च के ऑटो बिक्री आंकड़े। 2:30 बजे सुदर्शन कुमार से समझेंगे कर्नाटक के मिनरल राइट्स बिल में क्या है खास। साथ ही 2:45 बजे मिताली बताएंगे आपको जोमेटो ने कितना दिखाया है दम। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जी। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम के किन शेयरों पर है फोकस। 3:20 पर लेंगे एसटीबीटी या बीटीएसटी कॉल्स। हाँ ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट कनेक्टेड हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में अब इस समय क्या करना है। देखिए थोड़ा सा हम ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे क्योंकि इस तरीके का मार्केट है, इसमें भले ही कम ट्रेड्स हों लेकिन थोड़ा सा संभल कर हो, जो हमारा पैनल ऑब्वियसली करने वाला है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस वक्त। शॉर्ट साइड गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है नौकरी, ट्रेड कर रहा है 6785 पर, काफी गिरावट हुआ है लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए 6850 का। पॉसिबल है कल तक या आज से 6600 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसमें गिरावट है, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल तक, लेकिन यस इट्स वीक नौकरी। प्रकाश सर ने नौकरी को ही शॉर्ट कर दिया। ये लीजिए जनाब 6793 पर एक शॉर्ट कॉल है। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी वीरू जी, अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे अडानी पोर्ट्स लग रहा है टॉप फॉर्मेशन के पैटर्न नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बिकवाली रेकमेंड करूंगा, करीबन 1175 1175 पे ट्रेड कर रहा है। 1200 के आसपास स्टॉप लॉस आइडियल है, बट मुझे लग रहा है रिस्क के हिसाब से 1191 1191 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 1140 1140। अडानी पोर्ट्स में बिकवाली की राय आते हुए प्रशांत जी की तरफ से। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप क्या पिक कर रहे हैं, सेल साइड या बाय साइड? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो अब रिवर्सल पैटर्न दिखने लगा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक पिस रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 640 के प्राइस चल रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में, तो वहां आपको 656 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 630 तक के टारगेट पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 640 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 22 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 16 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी। ओके सेल रचना जी, आपका सेल आइडिया क्या रहेगा? ऐसा है कि बाय का सेंटीमेंट है नहीं और लास्ट आवर में है आज शो, तो क्या है कि शॉर्ट के लिए थोड़ा लेट जरूर हो सकते हैं हम, बट नेवरदलेस वी विल स्टे विद द सेंटीमेंट एंड सो देंगे तो शॉर्ट ही। तो परसिस्टेंट को चूज करेंगे फ्यूचर्स पे शॉर्ट करने के लिए। आई होप आई एम नॉट लेट फॉर दिस। एंड 52 54 पे प्राइस है फ्यूचर्स का, हम 100 रुपीज का एसएल देंगे, 5350 पे एसएल लगाएंगे। एंड डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा 5180 और उसके बाद 5120। के परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में 5200। अब आप क्वांटम ऑफ प्राइस डैमेज देखिए। आई मीन आईटी काउंटर्स 5% नीचे है, निफ्टी आईटी 900 अंक नीचे है। क्या सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है? जतिन जी मौजूद हैं इस वक्त। जतिन जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं एक बाई साइड का ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड सजेस्ट करना चाहूंगा वो एनसीसी में रहेगा। तो एनसीसी में डिस्पाइट दी ओवरऑल मार्केट करेक्शन, ये स्टॉक अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से 3 दिन का एक कंसोलिडेशन था। हमें लगता है कि अर्ली मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके एक नेक्स्ट स्विंग अटेम्प्ट करने को ट्राई कर रहा है। तो एनसीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 209 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में हम टारगेट 225 के एक्सपेक्ट करेंगे। ओके एनसीसी, ये आज सुबह हमारा बिग स्टॉक भी था वैसे, वीक मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक करीब डे हाई पर। हाँ डे हाई पर बिल्कुल। तो 209 के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी बाई साइड की ट्रेड आई है 4 सेल कॉल के बाद। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए सेल या बाय? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी यहाँ पे सेल रहेगा। सेल है डिक्सन में। डिक्सन में अपनी हम देख सकते हैं 1300 500 के कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हो रही है। ये वीक ऑन वीक बेसिस पर राइटिंग हो रही है।
13500 को अटेम्प्ट करते ही एक सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर बन जाता है। मुझे लगता है डिक्सन पोजिशनली टुवर्ड्स 12,200 और 12,000 लेवल्स को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, अपने 200 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है। सो फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 13,500, टारगेट है 12,200, 12,000। ऑल्टरनेटिवली कोई चाहे तो 12,500 की पुट ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 370 प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का, पहला टारगेट है 540 और दूसरा टारगेट रहेगा 650। ओके, अब चलते हैं मयूरेश के पास एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड पकड़ा है आपने या क्या इन्वेस्टमेंट पिक पकड़ी आपने? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, और विद इन डोमेस्टिक्स वी हैव ऑलवेज रिमेन्ड बुलिश ऑन एग्रोकेमिकल्स एज अ प्ले। पारादीप फॉस्फेट्स आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए, हमारे भी वॉच लिस्ट पे है। दो तीन की फैक्टर्स, एक आई थिंक जो 9 महीने तक नंबर्स रहे हैं, आंकड़े रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ के, ये काफी सराहनीय रहे हैं। देयर हैज बीन अ गुड मार्जिन एक्सपेंशन एज वेल। तो पिछले वर्ष जो मार्जिन 5.7% के आसपास थी, ये वर्ष मार्जिन फॉर 9 मंथ्स इज अराउंड 9.4%, और ये मार्जिन शायद बरकरार रहे। दूसरा आप ये देखें कि जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड में, फ्रॉम 1.4 मिलियन टन्स टू 2 मिलियन टन्स, और जो इनकी फॉस्फरिक एसिड की कैपेसिटी है जो 5 लाख टन से 7 लाख टन पे ग्रो होगी, जो इंटीग्रेशन चल रही है, आई थिंक दैट शुड गेट कमीशन इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। इसके दो फायदे होंगे। एक, इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है 3 MMPTA की, स्प्रेड इन पारादीप और गोवा, पोर्ट एक्सेसिबिलिटी है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग बहुत नजदीक है। पारादीप पोर्ट के लिए तो इनके पास एक कन्वेयर बेल्ट भी है ऑलमोस्ट 4 odd किलोमीटर्स, और इसके वजह से विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस दैट दे हैव गॉट, जो फॉस्फोरिक एसिड का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पारादीप में, जो अमोनिया का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है गोवा प्लांट में, और जो एक्सपेंशन चल रही है, ये एक्सपेंडेड कैपेसिटीज को सहारा देंगी। और इसके वजह से जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ला नीना कंडीशंस ब्रूइंग, जो मॉनसून की तरफ एक बहुत हेल्दी इशारा दे रहा है, जो ऑफटेक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन हो, डैप हो, एनपीके हो, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड फॉर अ कंपनी लाइक पारादीप, अगर इनपुट कॉस्ट और भी कम हो जाते हैं बैलेंस शीट में एज द न्यू कैपेसिटीज कम इन, जो पहले वाले मार्जिन थे इनके 10.5 से 11%, ये शायद 26 लेटर हाफ में पोस्ट कर दें, कंपनी वापस स्टार्ट कर दें। And debt equity is not too high, at around 1 times. A large part of the capex is funded from internal approvals. तो मुझे लगता है, I think Trump tariffs, external concerns, external issues में domestic oriented companies ठीक ठाक करेंगी। Agrochemical should exceptionally win up here, और इसलिए पारादीप हमारे वॉच लिस्ट। ठीक है, पारादीप फॉस्फेट्स वॉच लिस्ट में शामिल मयूरेश जी के। आप एक बार वोडाफोन के ऊपर बात करते हैं। देखिए वोडाफोन चार्ट लगाइए स्क्रीन पर, 20% अभी फिलहाल उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में लगभग ये 23% उछला, और जो खबर थी आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ड्यूज को इक्विटी में तब्दील करना, ये कहीं ना कहीं बाजार को ये खबर अच्छी लगी और अच्छे खासे मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये, जो ये मूव देखने को मिला है आज, इस मूव को कैसे देख रहे हैं? व्हाट नेक्स्ट? क्या ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा या फिर एक चला हुआ है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहली बात तो ये, आज जो वोडाफोन आइडिया का सुबह सर्किट खुलने में इतना टाइम लगाना, मुझे उससे थोड़ी दिक्कत है। आई थिंक थोड़ा इसमें ना एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। वो जो सर्कुलर है ना, वो किसी को समझ में नहीं आता, कितने डिफरेंट पैन से कितना वो क्या होगा। वो मतलब 9:15 का 10:30 तक सर्किट नहीं खुला, आई थिंक 11:15 के करीब वो खुला। उसके बाद भी वो जिस तरीके के थे, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। और इसमें आज जिस तरीके के वॉल्यूम है, फ्रैंकली स्पीकिंग अटपटा लगा मुझे। आज 201 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ है श्रेय आज। 201 करोड़ शेयर मुझे याद नहीं कब लास्ट टाइम ट्रेड हुए थे। तो मैं सुबह भी कह रहा था, ये अब आप मार्केट आपको एक मौका दे रहा है, स्पेशली अगर आप एफपीओ के प्राइस से फंसे हुए हैं। 9 रुपये 8.5 9 के करीब का रेट मिल जाए तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन लाइटन करने का। देखिए इक्विटी बहुत बढ़ जाएगी ना, उसके बाद बियॉन्ड द पॉइंट चलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वोडाफोन का गड्ढा सिर्फ यहाँ से नहीं भरेगा, आगे और भी इस तरीके की चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ से कि जो फंसे हुए तो उनको एटलीस्ट एक मौका तो मिला पोजीशन एग्जिट करने का, वरना कई बार तो मार्केट इतना चैरिटेबल नहीं होता। अगर आप फंस गए तो फंसा के रखता है मार्केट। इस बार एटलीस्ट मार्केट ने आपको कुछ तो मौका दिया बाहर निकलने का। लेकिन क्या जो भी है, मेरे ख्याल से अगर आपके पास है तो आप सोचिए कि कैसे निकलना है। ऑटो सेक्टर से बड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर की बात कर रहे हैं। देखिए सारा का सारा मामला ये है, डोनाल्ड ट्रंप जब भी बात करते हैं कहते हैं कि हमारे ऊपर इंडिया बहुत टैरिफ लगाता है, हमारे ऊपर बहुत टैरिफ लगाता है, और उसमें वो ऑटोज़ को क्लियरली एक बार बार लेकर आते हैं। क्या इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं? लक्ष्मण जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है? देखिए मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार
ऑटो पर इंपोर्ट ड्यूटी में एक बड़ी कटौती करने पर विचार कर रही है। ये बड़ी कटौती अलग अलग चरणों में एक तय समय सीमा के भीतर की जा सकती है। अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री के साथ सलाह मशविरा कर रही है और बहुत जल्द ये फैसला लिया जा सकता है। और इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि यूएस का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके असर को कितना ज़्यादा कम किया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री ने जब इस पर चिंता जताई कि आप इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे तो घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि बहुत समय तक घरेलू इंडस्ट्री को सरकार प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, लेकिन लंबे समय तक इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन सरकार नहीं दे सकती है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों के भीतर एक सरकार का रुख आपको सामने दिखेगा और एक रोड मैप दिखेगा कितने समय के भीतर कितना सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकती है। और ख़ास बात यह है कि जब मैं ऑटो की बात कर रहा हूं तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इसमें शामिल होगी, यानी इंपोर्ट ड्यूटी उस पर भी कम की जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा वीरू, एक चीज़ देखिए, लक्ष्मण जी ने खैर स्टोरी ब्रेक की। लक्ष्मण जी छुट्टी पर थे, लगता है लक्ष्मण जी अभी अभी लौटे हैं, अभी भी छुट्टी के मूड में लग रहे हैं। वैसे लक्ष्मण जी को देख के ऐसा लग रहा है और नहीं छुट्टी से आते ही स्टोरी ब्रेक कर दी लक्ष्मण जी ने। हाँ नहीं, पर वैसे लक्ष्मण जी छुट्टी में भी कामकाज पे लगे रहते हैं, उनके हाँ नहीं वो तो है, वो तो मुझे पता है। हाँ। पर हाँ अभी आज थोड़ा सा आज एकदम से अगर आप देखें इसे कहते हैं ना वो छुट्टी वाले मूड में नजर आ रहे हैं, स्पेशली कैजुअल मूड में हैं। पर लक्ष्मण जी एक बात पूछूं आपसे यहाँ पे, आपने खबर तो बताई लेकिन एग्जैक्टली एक बार ये ड्यूटी रैशनलाइज बजट में की गई थी, तो ये दोबारा होने का कारण क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये लॉजिक बार बार इंडस्ट्री की तरफ से दी गई। दरअसल सरकार ने यहाँ पे ऑटो पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी, 100% से घटा के 70% कर दिया था, लेकिन 70% के साथ ही सरकार ने AIDC एग्रीकल्चर सेस यहाँ पे लगा दिया था 30% का। तो इफेक्टिव ड्यूटी 100% का ही रहा, लेकिन इस कदम से यूएस काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं रहा और कहा कि इस तरह की कटौती हमारे फेवर में नहीं है, जो हम चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पे आंकड़ों को देखें तो इंडिया जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है ऑटो सेक्टर में वो $2.8 बिलियन का है और वेटेज एवरेज टैरिफ जो यूएस का है वो है सिर्फ 1.05। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो यूएस जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है वो है आपको 0.42 और बिलियन डॉलर का, और एवरेज इंडिया जो टैरिफ लगाता है वो है 24.14%, यानी 1% के बदले में हम 24% ड्यूटी लगाते हैं, ऐसा यूएस का कैलकुलेशन कहता है। इसलिए यूएस चाहता है कि आप इसमें बड़ी कटौती करिए और बड़ी कटौती लंबे समय के अंतराल में मत करिए, तत्काल एक रोड मैप दीजिए ताकि आगे चलकर हमें क्लियर हो कि भारत में यूएस की ऑटो कंपनियां कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगी। तो बजट में जो कुछ किया गया था सरकार उसको एक इंडिकेशन के तौर पर देना चाहती है यूएस गवर्नमेंट को कि अगर आप बैठेंगे टेबल पे तो हम और भी ड्यूटी कट कर सकते हैं, और उसका ही अगला चरण है जो मैंने खबर के तौर पर आपको बताया। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब आज की अब तक की बड़ी खबर। चलिए इसी खबर पर रहते हैं। 2 अप्रैल यानी कल शाम से लागू होने वाले ट्रम्प टैरिफ के चलते बाजार नर्वस है। बाजार पर टैरिफ का कितना असर होगा, भारत टैरिफ के नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठा सकता है, इस पर जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट की खास बातें बताने के लिए मेरी सहयोगी दीपाली जुड़ी है, उनसे समझते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और जैसे अभी लक्ष्मण जी भी बता रहे थे कि ऑटोज पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको कट किया जा सकता है, ऐसे ही कुछ और स्टेप्स गवर्नमेंट उठा सकती है ताकि जो डैमेज रहे अमेरिका की तरफ से वो कम हो सके। जेफरीज का मानना है कि पिछले हफ्ते उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ दिल्ली में मीटिंग की और मूड दिल्ली में उनको ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दिया, क्योंकि जो रिसेंटली फरवरी में मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया का फोकस इसी बात पे रहेगा। रेसिप्रोकल टैक्सेस तो लगेंगे लेकिन उसका डैमेज कम हो इंडिया पर, उस पर उनका फोकस रहा है। उसके बाद हमने यूएस इंडिया के ऑफिशियल्स भी एक दूसरे के देशों में जाते हुए देखे थे। अब क्या हो सकता है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि डिफेंस, ऑयल एंड गैस, जहां पर अमेरिका का कंट्रीब्यूशन कम है भारत में, उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो, इन पर तो इम्पैक्ट रहेगा ही, यहाँ पर सरकार बैकफुट पे रहेगी। लेकिन एक अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि यूके और साथ ही यूरोप के साथ जो पोटेंशियल ट्रेड डील्स इंडिया एक्सप्लोर कर रहा था उस पर एक रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है। अंदाजा एक ये भी लगाया जा रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ होना है वो 2025 में ही होता हुआ दिखाई दे और इंडिया यहाँ पर ऑफर कर सकता है अमेरिका को इंक्रीज परचेज डिफेंस इक्विपमेंट्स का, ऑयल एंड गैस का फ्रॉम यूएसए। अभी फिलहाल इंडिया और यूएस का ट्रेड सिनेरियो कैसा है वो क्विकली बता देते हैं। अभी जैसे
लक्ष्मण जी ने भी जिक्र किया, अगर हम इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें कार्स पर इंडिया में, तो वो 100 to 110% की रेंज में है। वाइन्स एंड स्पिरिट्स में 50 to 150% पर है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ऑन एन एवरेज 65% के आसपास ड्यूटीज लगती हैं। वहीं अगर आप टोटल एक्सपोर्ट्स देखें जो इंडिया ने किए 2024 में अमेरिका में, वो $88 बिलियन के आसपास थे। जो इंपोर्ट्स रहे अमेरिका की तरफ से इंडिया में, वो $42 बिलियन के आसपास थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप कितना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि जिन भी कंट्रीज के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है उसको वो टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर एंटिसिपेट ये किया जा रहा है, जेफरीज ये मान रहा है कि जो नेगोशिएशंस हुई हैं पॉसिबली अब तक जो बातचीत हुई है उसके बेसिस पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है अमेरिका से वो बढ़ सकता है, जो कि फिलहाल 5% के रेंज में है। दूसरी तरफ अगर हम आर्म इंपोर्ट्स देखें तो इंडिया मेजरली रशिया और फ्रांस से करता है, जो कि दोनों ही देशों से 30% प्लस है। अमेरिका से सिर्फ 13% के आसपास के हम आर्म इंपोर्ट्स करते हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो आर्म इंपोर्ट्स है वो भी अमेरिका से इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस तरीके की डील इंडिया और अमेरिका के बीच में पॉसिबली हो सकती है। इंपैक्ट तो होगा लेकिन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, ये जेफरीज मान के चल रहा है। हालांकि ऑटो एंसिलरीज हैं, ऑटोज हैं, केमिकल्स, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, इन पर इंपैक्ट रहेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी की पूरी टेबल सामने रखने के लिए। एक स्टॉक की बात करते हैं जो काफ़ी इस बीच में थोड़ा सा इस सब में भंवर में फंस गया है, वो है टाटा मोटर्स। एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट लेकर आइए ज़रा, टाटा मोटर्स पर एक बार बात हो जाए। मानस, टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए एक बार ज़रा। ये तो खैर आज का चार्ट है, एक बार इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखते हैं। 1100 से एक डिक्लाइन शुरू हुई, 1100 से हम गए करीब 600 तक गए। आई थिंक जो रिसेंट लोज रहे करीब और उसके बाद 606 तक गए। वहाँ से फिर एक 700 तक की वापस रैली हुई और अब फिर एक डिक्लाइन शुरू हुई। कैसे देख रहे हैं इस चार्ट को? देखिए, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से थर्सडे वाले दिन जब गैप डाउन हुआ स्टॉक में, और ये गैप डाउन में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रेक किया था। जब ओपनिंग थी तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हुई थी। उसके बाद से पिछले 2 दिन देखिए तो आप देखेंगे कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में काफी मुश्किल पैदा हो रही है। तो जब तक अब ये 685 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो थर्सडे के लो को बहुत ध्यान रखिए। अगर 660 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उसके इसमें आपको 640 और 615 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कॉशियस अप्रोच रहेगी। पोजीशन में स्टॉप लॉस रहेगा 659 का, लेकिन फ्रेश खरीदारी 685 के ऊपर ही करेंगे। टाटा मोटर्स पे ये एक टेक्निकल व्यू अगर आप देखें तो अभी बाइंग थोड़ी सी अवॉइड करनी है। बट अभी कुछ देर पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ था अभी मारुति के आंकड़े आए थे और दीपाली क्योंकि इस मंच पे थी तो दीपाली से कुछ बात करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहले दीपाली ये ओवरऑल नंबर्स कैसे लगे और इन नंबर्स में एक नंबर और इनके एक मॉडल को लेकर छुपा है और वो है वैगनआर। क्या इस बार नंबर्स को ड्राइव किया उसने? बिल्कुल वैगनआर का कंट्रीब्यूशन रहा है और इनफैक्ट वैगनआर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मार्च में ही नहीं रहा है वीरेन। अगर आप पिछले कुछ मंथ्स के आंकड़े देखेंगे तो सबसे पिछले 3 महीने के स्पेसिफिकली अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वैगनआर ने एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। वो सेगमेंट जिसको मान के चला जा रहा था कि हैचबैक या स्मॉल कार्स के दिन जा चुके हैं, उसको रिवाइव करने में कंट्रीब्यूशन वैगनआर का काफ़ी रहा है। अगर हम मारुति के नंबर्स देखें तो ये तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहे हैं, लेकिन वैगनआर की मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग गाड़ी रही है। 25 साल हो चुके हैं पिछले साल वैगनआर को, 26वां साल चल रहा है। 32 लाख यूनिट वीरेन वैगनआर की कंपनी बेच चुकी है और वैगनआर इस साल नए अवतार में भी आएगी जो कि 4th जनरेशन अवतार होगा और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के साथ आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग स्मॉल कार सेगमेंट में वैगनआर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है और जिस तरीके से हमने पिछले 3 सालों में एक स्ट्रॉन्ग सेल्स देखी है वैगनआर की, उसने काफ़ी मदद की है स्पेशली स्मॉल कार सेगमेंट में मारुति को। दीपाली ने एक थोड़ी सी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वीरू, वैगनआर को 25 साल हो जाएंगे। वैगनआर को 25 साल हो जाएंगे। 25 साल ये दिसंबर 1999 में पहली बार लॉन्च हुई थी। हाँ, मुझे याद अच्छी तरीके से। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे पड़ोसी ने ली थी। याद तो मुझे भी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा मतलब इतने 25 साल हो जाएंगे। आपकी सेंट्रो थी ना पहली गाड़ी? मेरी सेंट्रो थी पहली गाड़ी, मेरी सेंट्रो थी। लेकिन मतलब क्योंकि तब थोड़ा सा मन सेंट्रो पे था। वैसे भी शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर थे तो इसके लिए वो सेंट्रो का मन ज़्यादा था। लेकिन मैं ऐसे भी इस बात से कह रहा हूँ कि हम
आई थिंक MBA कॉलेज में थे आप, मतलब जब वो वैगनर लॉन्च हुई थी, और इतने साल हो गए उसको, मतलब देखा है उसको, उसकी ग्रोथ सब देखी है। और वो आई थिंक वो फेज़ जो था ना, वो इंडियन कार मार्केट के लिए आई थिंक बेस्ट फेज़ था, क्योंकि वहीं से कारों में कंपटीशन आया था। उससे पहले तो कंपटीशन था नहीं। मारुति की ले दे के 3 गाड़ियाँ होती थी, मारुति 800, मारुति 1000 या एस्टीम। लेनी है तो लो, वरना छोड़ दो। एक ओमनी भी हुआ करती थी, जो मतलब ऑटो का थोड़ा सा लंबा वर्जन हुआ करता था बेसिकली। तो उसके बाद थोड़ा सा कारों की वो जो मार्केट थी ना, वो थोड़ी सी चेंज हुई थी। सॉरी श्रेया, मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। वीरो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, वो सेंट्रो, वैगनार और एक थी मटीज, है ना, मटीज थी। मटीज तो खैर चली गई वक्त के साथ, हाँ देवो की। और सेंट्रो अभी भी मिल जाएगी आपको, खैर मुंबई में तो चलती है, लेकिन हाँ अभी तक जो धाकड़ तरीके से मार्केट में है वो वैगनार। श्रेया बिल्कुल। देखिए, अब ऑटो सेक्टर को हम इतने डिटेल से डिकोड कर रहे थे, अब थोड़ा फार्मा सेक्टर पर भी रुक करते हैं। देखिए, ट्रम्प के टैरिफ ऐलान से पहले फार्मा शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है। वहीं मैक्वेरी ने फार्मा और हॉस्पिटल कंपनियों पर एक रिपोर्ट निकाली है। क्या है रिपोर्ट, बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, क्या है रिपोर्ट? जी, मैक्वेरी ने कहा है कि अभी हमने जब Q3 के नंबर्स देखे थे फार्मा सेक्टर के अंदर, तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे। नंबर्स ही नहीं, बल्कि अगर गाइडेंस की बात भी करी जाए तो वो भी अच्छी खासी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बावजूद जो फार्मा सेक्टर्स की कंपनीज है, वहां पे हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब मौके ऐसे बन रहे हैं कि इस टाइम पे आप डिप्स पे बाइंग करके चल सकते हैं, यानी कि चेरी पिकिंग करके चल सकते हैं। यही नहीं, बल्कि अगर हम CDMO कंपनीज की बात करें तो वहां पे भी खरीदारी के अच्छे खासे मौके दिखाई दे रहे हैं मैक्वेरी को। उन्होंने कहा कि जो CDMO कंपनीज है, उनकी ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस दिन प्रतिदिन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब कोई भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई भी डिफरेंस आता है तो उसका सीधा सीधा असर, यानी कि सीधा सीधा फायदे की अगर हम बात करें तो वो CDMO कंपनीज को आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम ट्रम्प टैरिफ की काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं। मैक्वेरी का कहना है कि जो ट्रम्प का टैरिफ है इंडियन फार्मास्यूटिकल में, वो एकदम इनप्रैक्टिकल है। इसलिए जो भी करेक्शन आता है इन स्टॉक्स के अंदर, वो आप एक अपॉर्चुनिटी माने और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर तरीके से फायदा उठाए। उन्होंने बोला कि करेक्शन आए तो वहां पे आप खरीदारी कर ले, क्योंकि जो भारत की जेनरिक दवाई है उसका ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा खासा दबदबा है। अगर नंबर वाइज बात करी जाए तो 20% हिस्सा भारत का है। यूएस, यूरोप की जो यूएस और यूरोप है, वो भारत की सस्ती दवाइयों को काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है और उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट भी है। यही नहीं, बल्कि ट्रम्प के टैरिफ से जो यूएस की दवाई है वो भी काफी ज्यादा महंगी होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद मैक्वेरी ने कुछ अपनी टॉप पिक्स निकाली है। एक बार आइए देखते हैं कि इस टाइम पे उनका जो स्टांस है वो कहां पे है। सबसे पहले बात करें अगर फार्मा शेयर्स की, तो सन फार्मास्यूटिकल्स में वो बोल रहे हैं कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं, ल्यूपिन और सिप्ला। इसके अलावा अगर CDMO शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो इस टाइम पे उनकी जो फेवरेट पिक बनी हुई है सुविन फार्मा, डिविस लैब, ब्लूजेट हेल्थ केयर और साथ ही साथ सिंजीन। लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर में उन्होंने कहा है कि इस टाइम पे काफी ज्यादा कंसर्न्स बने हुए हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की राय दी और उन्होंने बोला है कि अपोलो हॉस्पिटल और साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर को आप बिकवाली करके चल सकते हैं। शुक्रिया कंचन, ये पूरी की पूरी जानकारी रखने के लिए सामने। तो ये फार्मा सेक्टर पर फोकस, लेकिन मेन वाइल एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं फिर से। और क्लियरली जो 2-3 बड़े स्टॉक्स हैं उनमें अब काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। आप एक बार HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए, और अगेन अब ये सवाल उठेगा कि भाई अगर मार्केट ट्रम्प टैरिफ की वजह से ही कर रहा है तो HDFC बैंक क्यों करेगा? बैंक को भी तो टैरिफ लग नहीं रहा, वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि HDFC बैंक जाके अमेरिका में बैंकिंग करने वाला है श्रेया जी। तो उसकी वजह से क्यों वो गिर रहा है? तो ये थोड़ा सा एक अटपटा है मामला। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा FI की सेलिंग का एक शायद यहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है इस वजह से। एक बार चार्ट चेक लेते हैं इस पर। गाबा सर, HDFC बैंक क्या इस पर व्यू रहेगा? देखिए, लोअर लेवल्स थे करीब शायद 1680 था, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 दिन का मिला, वहां पर एक डबल टॉप बना। 12 दिन चलने का भी थे, थिंक जब इतना बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं थिंक शॉर्ट, वही नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल और देखें HDFC बैंक ने अब ट्रेड करा है 1770, पॉसिबल है कि 1700, 1705 देखने को मिल सकता है। 50-60 रुपए की गिरावट अब भी बाकी है। आज भी किसी को स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं, स्टॉप लगाइए। शॉर्ट करना है, शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लगाइए 1790 का, पॉसिबल कल तक आ जाए। तो यस, एक एग्जॉशन था, आज गैप डाउन खुला है, उसके बाद गिरावट हो गई है, तो इट्स डाउन HDFC बैंक। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशंस। बिल्कुल 1770 HDFC बैंक 200 डे मूविंग एवरेज प्रेस है 1702 पर। और ध्यान रखिएगा ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई तक गया था इस स्विंग में, ऑलमोस्ट अभी जो इसका रिसेंट हाई था
उसमें वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गया था। उसके बाद ये 1880 था इसका 52 वीक हाई। हाँ, और अभी जो हाई था वो 1809 का था, वहाँ से फिसला। एक और स्टॉक जो थोड़ा सा फिसला है वो है इन्फोसिस। अच्छा, श्रीकांत चौहान भी जुड़े हैं इस पैनल में, एक बार उनकी ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड है आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में हमें लगता है कि जो एक वीकली फॉर्मेशन बना था उसके बाद की जो गिरावट है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। शायद हम 22,900 के लेवल्स देख सकते हैं, तो थोड़ा हमें केयरफुल रहना है और कुछ कैश के स्टॉक्स में अगर पोजीशंस बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि पिरामल फार्मा जो 224-225 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि इसने काफ़ी अच्छा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया था पिछले 3-4 दिनों में, और उसका जो रिवर्सल पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 240-245 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। करंट लेवल पे 225 पे, 224 पे से खरीदा जा सकता है अनुज। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे स्टॉप लॉस एट 219। तो 219 के स्टॉप लॉस के साथ पिरामल फार्मा को खरीदने की राय रहेगी। ओके, पिरामल फार्मा को खरीदने की राय रहेगी, ये है इस वक्त की कॉल श्रीकांत जी की। मैं अभी बीच में एक स्टॉक निकाल के बैठा था, दैट्स एक बार आप लेके आइएगा बजाज फाइनेंस को, प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा। और यस, इट्स 8692। पिछली बार के फॉल में भी, मतलब आप जब सोचिए हम करीब करीब 21,980 तक हो के आए, ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फर्स्ट टाइम इस बार इस स्पेन में आई थिंक 23 करीब करीब 880 से लेकर यहाँ तक के सफ़र में पहली बार बजाज फाइनेंस ने किसी तरह की वीकनेस दिखाई है। ये आपका व्यू क्या है रचना जी इस स्टॉक पे? फर्स्ट टाइम आई थिंक पोस्ट 13 मार्च ये 20 डे को तोड़ रहा है। थोड़ा अलर्ट है क्या आप इस बार बजाज फाइनेंस को लेके? इस बार थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है इसका। देखिए, बजाज फाइनेंस के हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे पिछले 4 महीने से ये ग्रीन बार्स बना रहा था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने ऑल टाइम हाई को भी निकाल के ग्रीन बार्स दिए हमें। एंड 7900 के ऊपर जब वो निकला तब उसका ब्रेकआउट था हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे, तो जिसको फॉलो थ्रू भी मिला है। तो इट इज डूइंग गुड एंड इट इज लुकिंग गुड फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। अब 4 बड़ी बड़ी ग्रीन बार्स ऑन अ मंथली चार्ट के बाद एक आध रेड कैंडल अगर हो जाए तो कोई इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। एंड ये जो फिलहाल रेड कलर दिख रहा है, दिस कैन गो फर्दर लोअर आल्सो लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। लेकिन फिर भी जब तक ये 8300 के ऊपर रहेगा तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये अभी भी अच्छा है और 8300 तक अच्छा ही रहेगा। एंड कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो है वो इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं बजाज फाइनेंस पे, फिलहाल ये राय आते हुए। लेकिन काउंटर ठीक ही लग रहा है। एक और काउंटर की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम वोडाफोन डिस्कस कर रहे थे। जब वोडाफोन में एक चाल नज़र आती है पॉजिटिव साइड पे, तो इंडस्टार भी पॉजिटिव होता है। वो भी आज देखिए आप 6% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। और वोडाफोन की टेनेंट इंडस्टार का रिलीफ मिली है उसको, उसी के बदौलत आज इंडस्टार भी तेज़ है, डे हाई पे देखिए कारोबार कर रहा है। लेकिन सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लग रहा है ये चार्टिकली कैसे प्लेस्ड है? क्या इसमें कोई बेट लग सकती है? फिलहाल चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर दिखा रहा है क्या ये काउंटर? श्रेया जी, मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से सस्टेन करा है, एक छोटा सा गैप अप दिया है। गैप अप हुआ है 345 और 355 के एक रेंज में। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो गैप फिल कर सकता है, बट ओवरऑल एज लॉन्ग एज वो 345 सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, 340-45 रेंज बाय ऑन डिप्स भी हो सकता है। रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 360 टू 365 थोड़ा सा नजर है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, करंट प्राइस पे नहीं, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। टुवर्ड्स 350-347 के रेंज में अगर नजर आए तो ही वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स। वहां से बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 360-365 रेंज, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 340 का रहेगा। 40 का स्टॉप लॉस, ठीक है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडस्टार पे आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार ने मिनरल राइट्स बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। और इस बिल में क्या है खास, इसकी एक्सक्लूसिवली खबर लेकर आए हैं CNBC TV 18 के हमारे सहयोगी सुदर्शन कुमार जी। बताइए सुदर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये कर्नाटका मिनरल राइट्स पे। अगर जो आपको याद होगा कि दिसंबर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने, बेसिकली कर्नाटका स्टेट असेंबली ने ये बिल अप्रूव किया था, और जो अमेंडमेंट्स था उसके कारण
टैक्सेस में 100% या 100% से ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला था दो चीज़ों पे। पहला मिनरल राइट्स और दूसरा माइनिंग पे। इससे सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट होने वाला था? एनएमडीसी, जिसका रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 30% कर्नाटका से आती है। उसका जो दूसरी कंपनियाँ इम्पैक्ट होने वाली थी वो थी जेएसडब्ल्यू स्टील, संदूर मैग्नीज और वेदांता, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला था एनएमडीसी को। अब क्या अपडेट आया है? जब स्टेट असेंबली ने पास किया था उसके बाद वो बिल स्टेट गवर्नर के पास गया था। गवर्नर ने इंडस्ट्री से बात करने के बाद उसमें कुछ एक चेंजेस करने को बोला था। उन्होंने असेंबली को वो बिल फिर से भेज दिया था, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया था। लेकिन अब 2-3 महीने बीत जाने के बाद गवर्नर ने ये डिसाइड किया उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास रिजेक्ट एक बार से ज़्यादा नहीं कर सकता है कोई भी स्टेट गवर्नर। अगर जो वो बिल मनी बिल नहीं हो तो दूसरे बिल एक बार ही रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर जो दूसरी बार आएगा तो गवर्नर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि उसे अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में गवर्नर ने इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो सेंटर के अकॉर्डिंग में होगा और सेंटर ये बिल के अगेंस्ट में रहा है। क्योंकि अगर जो आपको याद हो कुछ एक महीने पहले स्टील मिनिस्टर का बयान भी आया था कि अगर जो ये बिल अमेंडमेंट्स के साथ अप्रूव हो गया तो वो सेक्टर के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा। और इवन एनएमडीसी का कमेंट था कि अगर जो ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया तो इसके लिए माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। माइनिंग उनके लिए बेसिकली अनवायबल हो सकती है। अब आगे का स्टेप क्या होगा? एक बार प्रेसिडेंट के पास जाने के पास प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट करेगी कि इस बिल को फिर से आप असेंबली को भेजें और असेंबली के पास या बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास 6 महीने का टाइम होगा वो चेंजेस करने का। 6 महीने के बाद वो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी उस बिल को अप्रूव करना है या विथ होल्ड करना है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास राइट है कि उस बिल को विथ होल्ड कर सकती है, जो कि गवर्नर के पास राइट नहीं होता है। अगर और प्रेसिडेंट डिसाइड करती कि उसको विथ होल्ड करने के लिए, उसका मतलब ये हुआ वो बिल नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब जो भी चेंजेस थे, जो भी इंक्रीज होने वाले थे टैक्सेस में, वो नहीं होगा, वो बिल वहीं पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है एनएमडीसी और दूसरे माइनिंग कंपनियां जो कि बेसिकली कर्नाटका बेस्ड में, स्पेशली एनएमडीसी। बिल्कुल एनएमडीसी। और आज देखिए एनएमडीसी का शेयर इनफैक्ट एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए, इसका डे हाई के काफ़ी करीब है अभी ये स्टॉक। और सुदर्शन ने जब ये स्टोरी ब्रेक की उसके बाद से ये इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। इस पर एक चार्ट चेक लें जरा एक बार। रचना जी, एनएमडीसी देखिए गिरते बाजार में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक। जी डेफिनेटली ये अच्छे मोमेंटम में है एंड इवन हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे वो 20 पीरियड एवरेज को निकालने की अटेम्प्ट में लगा हुआ है। हालांकि इस वीक के क्लोजिंग तक ये चीज कंफर्म होगी, बट इट इज लुकिंग गुड। और पिछले कितने सारे टाइम से उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, करीब करीब 62 के आसपास, जिसमें से वो निकलने की कोशिश में है। तो लो एक प्लेस पे ऑलरेडी है, ऐसा कह सकते हैं इस चार्ट को देख के। जब तक ये 62 के ऊपर रहेगा तब तक ये लो सेफ है, पॉजिटिव है। अपसाइड पे ये 82 की तरफ जा सकता है। ओके, चलिए चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं अब आपको। सबसे पहले चलेंगे सोनी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी और मिड का फंडा के लिए मयूरेश जी। चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए। शुरुआत करते हैं, सोनी जी बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रहेगा साइंट में 1220 1220 की पुट ऑप्शन में बाई कर सकते हैं। 40 की तरफ यहाँ पे चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 28, टारगेट है 62 और 75 के दो टारगेट्स रहेंगे। साइंट में आज अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दिया है और 1280 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस आ रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल पोजिशनली स्टॉक टुवर्ड्स 1200 और 1180 रेंज को टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से एक अच्छा सेल है, तो यहाँ पे 1220 पुट ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया साइंट की कॉल, सॉरी साइंट की पुट, माफ की जगह 1220 की पुट है और 39 पे ट्रेड करते हुए रचना जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए, एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। रचना जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हम एफएनओ सुपरस्टार के लिए शॉर्ट साइड पे ही रहेंगे और हम एचसीएल टेक को शॉर्ट करेंगे फ्यूचर्स पे। फिलहाल 1538 पे बैठा हुआ है। अगर ये 1555 के नीचे रहेगा जब तक,
तब तक ये नेगेटिविटी जो है वो 1510 की तरफ इस काउंटर को लेके जा सकती है। सो 1510 विल बी द टारगेट एंड 1550 विल बी द स्टॉप लॉस। ठीक है, एचसीएल टेक फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय फिलहाल आती हुई एफएनओ सुपरस्टार के लिए चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं मानस जायसवाल जी के पास। बताइए मानस जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए बजाज फिनसर्व में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। अब आपको एक क्लियर इंटरडे चार्ट पे ट्रेंड दिखने लगा है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। मेरे ख्याल से यहाँ फिनसर्व यहाँ पर सेल कॉल। मयूरेश, आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? तो डिफेंस आई थिंक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये हमारे रडार पे है और पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो भी हैज अ क्लियर डिस्क्लेमर। जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के डायनामिक्स है अनुज जी, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ओवरऑल फ्लीट 20 साल के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फ्लीट एज, और इसलिए आई थिंक एज दे अप्रोच 24-25 ईयर्स कहीं ना कहीं आई थिंक इधर ये डीकमीशन हो जाती है या स्क्रैप में निकल जाती है, रिफर्बिशमेंट के लिए आती है, और इसलिए शिप बिल्डर्स डेफिनेट फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक मजगांव जो डिफेंस रिलेटेड काम करते हैं भारी मात्रा में, जो यूरोपियन बजट स्पेंडिंग हो रही है, क्या वहां से एडिशनल ऑर्डर्स आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अदरवाइज। दूसरा आई थिंक जो मार्जिन्स ऑफ दीज ऑर्डर्स, जो ऑर्डर बुक इनके पास है, ये काफी तगड़ी है, दे आर एग्जीक्यूटिंग वेल। एंड अगेन दिस इज वन सेक्टर विच लार्जली शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड, लार्जली बिकॉज ऑफ द साइज दैट दे आर प्रॉब्ली हैविंग आज के तारीख में, और जो एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग विजिबिलिटी को लेके जो काफी कम सेक्टर्स दे सकते हैं ये पूरे टैरिफ रेजिम चेंज के हिसाब से। तो मुझे लगता है मजगांव डॉक जहाँ पे रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी अच्छी है, कैंसिल के सारे पहलू ये मैच करती है, तो मुझे लगता है ये आपके वॉच लिस्ट में है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मेरे ख्याल से सुबह का आज का नहीं भी ये मिड कैप फंड था, और सनी जी का मेरे ख्याल से कॉल था सुबह सुबह आज, या नरेंद्र सोलंकी जी का मेरे ख्याल से। तो आज कॉमन रहे मिड कैप फंड। आइए शुरुआत करते हैं। आज जो चार ट्रेड्स पे गया, साइंट की पुट थी, साइंट की पुट आपको लेनी है, और सोनी जी ने ये रिकमेंड की 1220 की पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 62 एंड 75, 28 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद रचना जी ने आज पिक किया आज का फिर सुपरस्टार एचसीएल टेक फ्यूचर्स सेल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1510, 1537 पर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद हमने पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से बजाज फिनसर्व, और 1900 का लक्ष्य 1945 पे ट्रेड करता हुआ, 1976 का स्टॉप लॉस, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो था वो अभी भी कॉल रही मयूरेश जी की। निफ्टी 23,153 इस रेंज में 23,140, 150 पे काफ़ी समय से टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन मैं 2-3 मतलब पिछले जो चार्ट चेक लिए मैं उन स्टॉक्स पे थोड़ा गौर फरमा रहा हूँ जहाँ का इस बार मोमेंटम कोलैप्स हुआ है, जैसे बजाज फिनेंस, फिनसर्व पे अभी एक कॉल आ गई, सेल कॉल। देन आप एक स्टॉक और देखिए, और जतिन आपका व्यू चाहूँगा इस पे, चोला। पिछली बार इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरे ख्याल से अभी भी हम एक इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी 20 डेमा के थोड़ा सा नीचे आया है। बट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा चोला पर, जो लोग कैरी कर रहे हैं इस पोजीशन को, क्योंकि अब हायर लेवल से अच्छा खासा ट्रिम हो चुका है, आई थिंक अबाउट 100 रुपीज़। देखिए, अगर जो चोला फाइनेंस में किसी को अभी भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है तो 1430 का एक लेवल है जहाँ पे 40 दिन का एवरेज है। तो हमें लगता है कि वो स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। भले ही आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है। चलिए अब ऑटो सेल्स की बात करते हैं। आज काफ़ी ऑटो सेल्स आ चुके हैं, कुछ बाकी हैं अभी भी, लेकिन यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि बेसिक ट्रेंड कैसा लग रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बेसिक ट्रेंड में मारुति छोड़ के बाकी सब नंबर्स ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मारुति का जो नंबर आया है मार्च महीने का वो लगभग 1,92,000 यूनिट्स के आसपास आया है। अनुमान था 2 लाख यूनिट्स के आसपास का, तो ये 1,92,000 यूनिट्स थोड़े कम अनुमान से आपको होते हुए नजर पड़ रहे हैं, और इसीलिए शायद स्टॉक में थोड़ा एक नी जर्क रिएक्शन भी आया है। हालांकि अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो ऑटोमोटिव सेल्स काफ़ी शानदार रहे हैं, बेटर देन एस्टिमेट्स रहे हैं। इनफैक्ट टोटल ऑटो सेल्स 23% बढ़ के लगभग 84,000 यूनिट्स के आसपास आई हैं, और इसी तर्ज पे ट्रैक्टर की बिक्री भी काफ़ी शानदार रही है। इनफैक्ट ट्रैक्टर सेल्स ग्रोथ लगभग 34% रहा है, अनुमान से काफ़ी बेहतर। इनफैक्ट 24-25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट, और 34% की ग्रोथ आपको यहाँ ट्रैक्टर नंबर्स में आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके अलावा इस टाइम का स्टार परफॉर्मर है रॉयल एनफील्ड। कुल मिला के जो ग्रोथ आई है लगभग 34% की, और 1 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्त तरीके से आपको आइशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर्स ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो रॉयल एनफील्ड सेल्स कुल बिक्री 1 लाख यूनिट से ज़्यादा आती हुई नजर पड़ रही है। ये M&M का ट्रैक्टर बिक्री का नंबर है।
और अगर हम एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बात करें तो यहाँ 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अगर हम वीएसटी टेलर्स की बात करें तो यहाँ भी 64% की ट्रैक्टर बिक्री देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रूरल सेंटिमेंट काफ़ी शानदार है, टू व्हीलर सेल्स बेहतर है, और अगर हम बात करें डिसअपॉइंटमेंट की तो शायद मारुति सुजुकी ने इस बार डिसअपॉइंट किया मार्च महीने के लिए। बिल्कुल, मारुति सुजुकी ने इस बार मार्च महीने में जैसे पॉइंट किया है। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो पिछले महीने भी देखा था हमने शानदार नंबर, और इस वक्त भी इसने शानदार नंबर ही दिए हैं। ट्रैक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक आप देखें आज, क्योंकि हालांकि बाजार में ही गिरावट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 1.5% की करेक्शन देखने को मिल रही है। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिंद्रा जो जिस तरीके से आज ये स्टॉक गिरा है, क्या आप इसमें खरीदने की राय देंगे? और क्योंकि ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हैं और 40% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में देखते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें 2610 2610 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट है, वो हिसाब से अगर देखा जाए तो हार्डली 1% रिस्क हो रही है। सो सिर्फ रिस्क कम होने की वजह से कैश में पोजीशन बनाई जा सकती है, बट जैसे मैंने कहा क्लोज बिलो 2610 स्पॉट आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये क्लोज हो जाए तो एग्जिट करना होगा। प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से कैश में पोजीशन बना सकते हैं। M&M 2636 पैकेट ट्रेड करता हुआ। इस बीच आईटी जो कोलैप्स हो रहा है, निफ्टी आईटी अब किसी भी समय लगभग 1000 अंकों की गिरावट हो जाएगी, और सिंपली मीन्स कि हम 21 मार्च, सिंपली मीन्स कि हम 18 मार्च के स्विंग लोस को जो है वो रिविजिट करने जा रहे हैं। बस एक यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ बस। सोनी जी, सिंस आप काफ़ी पुट ऑप्शंस पे कैपिटलाइज कर रही हैं आज, ये HCL टेक में इस रेंज का मतलब 1510 और 1500 के ब्रीच होने के चांसेस लग रहे हैं क्या? एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, कुछ दिन के लिए इसकी 1500 की पुट पे कैपिटलाइज करना चाहिए क्या? वीरेंद्र जी, स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। मुझे लगता है 1500 को भी अगर ब्रेक करता है कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1450 के एक पोजिशनल रेंज को टेस्ट कर सकता है। सो 1500 की पुट ऑप्शन जो कि करीबन 30-32 के रेंज में चल रही है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टीप स्टॉप लॉस रहेगा टुवर्ड्स 22-20 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आज क्लोजिंग भी इसी लेवल पे देता है, स्टॉक ऑप्शन टुवर्ड्स 48 और 56 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे लेना चाहिए। सो 30-32 के रेंज पे बाय कर सकते हैं 22 स्टॉप लॉस के साथ। जय, और मैं आपको एक बात बताऊं अनुज, ये प्रश्न अब मेरे जहन में आ रहा है, शायद मैं कुछ देर के लिए एक इजाज़त चाहते हुए कि लेट्स जंप टू वीकली चार्ट्स। इन्फोसिस मतलब इतने कम अंतराल में, छोटे से समय अवधि में, फ्रॉम ऑल टाइम हाई टू 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। इन्फोसिस 1521 पे आज अनुज 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे, यानी सिंपली मीन्स इतना प्राइस डैमेज इससे पहले कोविड में हुआ था, इससे थोड़ा सा और कम हुआ, ज़्यादा हुआ था। लार्ज कैप आईटी का ये हाल, ये क्या व्यू दे रहा है, और इसको अब स्टेबल होने में कितना वक्त लगेगा? क्या ये वी शेप रिकवरी होगी या फिर इट विल टेक टाइम? देखिए वीरू, मैं कहता हूँ एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, डर के आगे जीत है। इस प्राइस पर ना इन्फोसिस में आप गलत नहीं जाएंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, लेकिन ट्रेडिंग बॉटम कहाँ बनेगा मुझे नहीं पता। मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो ये 1500 पे रुके 1400 तक भी चला जाए या 1300 भी चला जाए। इसका जो 52 वीक लो था 1358 का था, वहाँ तक चला जाए, ये कहना मेरे लिए टफ होगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसा आपने बोला, जिस पेस से ये ऑल टाइम हाई से 200 वीक मूविंग एवरेज पर आया है, आप गलत नहीं जाएंगे यहाँ पर अगर आप एक SIP डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन चार्ट डराने वाले हैं लार्ज कैप आईटी के। आई थिंक जब पहली बार इस तरीके से गिरा था तब हम हैरान थे, और अब ऐसे 3-4 बार गिर चुका है ये, 3-3, 4-4%। अच्छा, एक और चीज़, वैसे भी कल शाम को आना है, अभी तो एक दिन बाकी है, तो कल अगर ये आ रहा होता है ऐसा मूव तो फिर भी समझ में आता। आज को इतनी पिटाई हो रही है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा समझ के परे है। लेकिन क्लियरली आई थिंक एक सेक्टर है जिस पर मार्केट का क्लियर कट फोकस है, वो ये है। ये भी हो सकता है कि कल के टैरिफ के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए यहाँ पर भी, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि सबको डर लग रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर होता मतलब ये सिर्फ ये मेरा फील्ड होती, तो मैं इसमें 100% सोचता थोड़ा सा लेके रखने के लिए, क्योंकि अगेन ये प्राइस काफ़ी अच्छा है लार्ज कैप आईटी में। बिल्कुल, और ये जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आप इसको वाकई समझना चाहते हैं और थोड़ा बहुत चार्ट्स को समझते हैं तो जाइए और इन्फोसिस के वीकली चार्ट्स को देखिएगा क्या कह रहा है ये।
मतलब पोस्ट नहीं ड्यूरिंग कोविड इतना ही फॉल था अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा और मान लीजिए, मतलब अगर मैं इस प्राइस पे कहूँ तो वीकली चार्ट पे समझ लीजिएगा कि 1435 1440, तो सिवियर प्राइस डैमेज लार्ज कैप आईटी में विद इन नो टाइम। श्रीकांत, आपका व्यू, कोई आईटी में ट्रेड आपके पास? बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, मुझे क्या लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में जो सेल ऑफ आया है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था, क्योंकि आईटी इंडेक्स उतनी जोर से गिरा था और अगर आप रिट्रेसमेंट्स एक्सटेंशन अगर निकालोगे तो यही दिख रहा था। मुझे लगता है कि शायद यहाँ से और थोड़ा सा 2-3% का करेक्शन आएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सेक्टर थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। तो आई एम ऑफ द व्यू कि यस, नो डाउट कि गिर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर और करेक्शन आता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्टॉक्स कॉन्ट्रा व्यू के साथ खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। 1-2 दिन में शायद हमें वापस एक रिबाउंड देखने मिलेगा और उसमें स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि जो इन्फोसिस के ऊपर भी बात हो रही थी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1490 1495 के रेंज में इसे खरीदेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे जस्ट एक 20-25 पॉइंट का रखना चाहिए। तो 1465 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 1490-95 पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि अभी भी इसे अवॉइड करें। ठीक है, अभी फिलहाल करंट लेवल से अवॉइड है ये। अब रणनीति स्ट्रैटेजी आईटी स्पेस और इन्फोसिस को लेकर आपके सामने। चलिए अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, जोमेटो। और आप देख रहे होंगे कि हाल में निफ्टी में शामिल हुई जोमेटो कमजोर बाजार में भी फ्लैट ही है। भले ही ये स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुआ हो, लेकिन आज इसका मार्केट कैप निफ्टी में शामिल 15 कंपनियों से ज़्यादा हो चुका है। पूरा अपडेट जानते हैं मिताली के साथ। बताइए मिताली। जी, जैसा कि आपने कहा, पिछले कुछ महीनों से ज़ोमैटो ने अपने निवेशकों को काफ़ी परेशान कर रखा है। इसका जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है वहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है और क्विक कॉमर्स सेगमेंट के जो लॉसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कंपनी जो है वो अदर इनकम से अपना अदर इनकम सोर्सेज जो है वहाँ से कमाई करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, ज़ोमैटो ने अभी हाल ही में निफ्टी 50 में अपनी एंट्री ली है और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि मार्केट कैप के लिहाज से इसने निफ्टी 50 की 15 बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दी है और आगे बढ़ गया है। जो लिस्ट में टाटा स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, सारी ही बड़ी कंपनियों के से जो इसका मार्केट कैप है वो अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्राइस रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक में 9% की गिरावट देखने को मिली। एक महीने में 10% गिर चुका है ये स्टॉक और 3 महीने और 6 महीने की बात करें तो 27 से 28% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सेगमेंटल रेवेन्यू पर एक नज़र डालें तो FY24 और FY25 के जो बीच के अनुमान बता रहे हैं FY25 में कि फूड डिलीवरी सेगमेंट में हमें 27% की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि पिछले 40% से यहाँ पे कम है। हाइपर प्योर सेगमेंट में भी यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्विक कॉमर्स की बात करें तो जहाँ पिछले साल 186% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ थी वो 118% पे ही है। लेकिन गोइंग आउट बेसिस जो इसका सेगमेंट है वहाँ पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो Q3 FY25 के नेट प्रॉफिट्स थे 59 करोड़, लेकिन उससे ऊपर अगर हम जाए तो अदर सोर्सेज में 252 करोड़ की यहाँ पे इसने रेवेन्यू अपनी यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। उसका बाइफिकेशन समझे तो कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और अदर इंटरेस्ट से करीबन 180 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। तो जहाँ फूड डिलीवरी सेगमेंट इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रहा, वहाँ कंपनी इस तरह से अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम जुटाने में कामयाब रही है। तो अब आगे देखना होगा कि आगे Q4 के रिजल्ट्स का रेवेन्यू बाइफिकेशन कैसा देखने को मिलता है। Q4 में जोमेटो का प्रदर्शन कैसा रह सकता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। और जोमेटो की बात करें तो बिल्कुल आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मयूरेश जी, ये काउंटर कैसे देख रहे हैं आप? फूड डिलीवरी बिजनेस का नरम पड़ना, लेकिन आप देखें क्विक कॉमर्स सेगमेंट और B2B बिजनेस अच्छा कर रहा है फिलहाल। आपकी राय क्या होगी इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर? तो श्रेय जी, आई थिंक जो इन्होंने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं, जो 26 एंड तक के स्टोर्स डबल करने की सोच रहे थे इनके डार्क स्टोर्स, दे आर एक्सपेंडिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ। और इसलिए जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश इनके बैलेंस शीट पे है इन एक्सेस ऑफ 18,000 ऑड करोड़, प्लस जो एक रिकवरी हमने देखी थी दोनों बिजनेसेस में, वो फूड डिलीवरी का कारोबार हो जहाँ पे कंसिस्टेंट मार्जिन देखी थी, और जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस था जो टर्न अराउंड हो चुका था, वहां पे जो आई थिंक एक मार्जिन इंप्रूवमेंट देखी थी और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट, वो शायद डिप्लॉय हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ न्यू स्टोर्स। इसकी वजह से आई थिंक जो नंबर्स आएंगे अगले 2 से 3 तिमाहियों तक, ये थोड़े ठंडे, धीमे और सॉफ्ट ही रहेंगे। एंड ऑब्वियसली आई थिंक कंपटीशन इज आल्सो डूइंग द सेम। आप स्विगी देखेंगे तो आई थिंक इवन दे आर इन एन एक्सपेंशन मोड। जेप्टो जो अनलिस्टेड प्लेयर है वो एक्सपेंशन मोड में है। कॉम्पिटिटर्स क्या पायलट प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, लाइक्स ऑफ Amazon या रिलायंस रिटेल।
या अदर बिग रिटेल स्टोर्स जो आई थिंक लोकली डोमेस्टिकली शायद एप्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना चाहते हैं ऑन देयर ओन, आई थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम एलिमेंट ऑफ कंपटीशन इंटेंसिटी प्रेशर्स, और इसके वजह से आई थिंक जो रिपोर्टेड नंबर्स रहेंगे अगले 2 या 3 तिमाहियों तक ये सॉफ्ट रहने की उम्मीद है, और इसके वजह से आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी स्टॉक डेवलप और डिलीवर कर रहा था ये बैक एंडेड होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एक लंबे फेज ऑफ कंसोलिडेशन से ये स्टॉक गुजरेंगे। लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस डैमेज मेरे हिसाब से ये स्टॉक में हो चुका है, बट री-रेटिंग के चांसेस कम रखते हैं फॉर ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, और एक अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन में स्टॉक गुजरेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट में इतनी बिकवाली एकदम से पिछले 3-4 दिन में एक अच्छी मार्च की रैली के बाद, क्या कारण है आपके हिसाब से और क्या करना है अब यहाँ पर? Hi Anuj, thank you so much for having me on the show. आपका बात सही है कि ये लास्ट 1 वीक में काफी अच्छा सेलिंग हुआ है। शायद यही होगा कि जो प्रॉफिट बुकिंग जो सब लोग सोच रहे थे, क्योंकि फरवरी काफी खराब था और मार्च के पहले 2-3 हफ्ते में अच्छा सा एक बाउंस बैक आ गया था, तो और वो शायद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी था, अगर आपने FIS के नंबर भी अगर देखे होंगे फ्यूचर्स में भी, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग जो था वो खत्म हो गया, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत किसी जिसको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से वो भी था। आई थिंक आज का भी जो भी होगा वो मोर और लेस ट्रेडर्स आर एंजाइटी होती है हमेशा अगेन इन फ्रंट ऑफ द बिग इवेंट विच इज देयर टुमारो और डे आफ्टर, तो वो हिसाब से भी शायद आई थिंक पीपल आर जस्ट लिक्विडेटिंग ऑल द ट्रेडिंग पोजीशंस। दैट सीम्स टू बी मोर द केस रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। थोड़े तो पिक्चर आपने साफ की, लेकिन और डिटेल में जानना चाहूँगी। टैरिफ का डर सता रहा है बाजार को, ऐसे में कौन सा सेक्टर है जहाँ पे आपको लग रहा है ज़्यादा डेंट पड़ सकता है और वहाँ से भी फिलहाल हाथ खड़े कर लेने चाहिए? ये तो अभी थोड़ा सा इस वक्त बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑफ द डिटेल्स, थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, बट हमारा ये मानना है कि अगर आप देखिए कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि आप अगर सोचते हैं कि फार्मास्यूटिकल जहाँ पे आज टैरिफ के लिए बहुत सारी कंसर्न्स है, बहुत सारी एंजाइटी है, बट अगर आप वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, अगर आप वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड भी है, और आपकी कंपनीज की आज की तारीख में कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सबके अगर ROCs अगर आप चेक करेंगे are just in the range of 15 to 18%, so which is a normal एक्सपेक्टेशन होता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज का उतना रिटर्न कमाने का, और कोई नया बिजनेस अगर उसको बना के बेचने की भी कोशिश करेगा तो उससे कम दाम में बेचना मुश्किल होता है। तो हमें लगता है कि जहाँ पे भी ऐसी प्रोडक्ट्स है अपनी, वेदर इट इज फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपोनेंट्स, और whichever some of these components, तो वहाँ पे अगर अपना वैल्यू प्रपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये सिर्फ थोड़े से समय की बात होगी, शायद 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर, उसके बाद ये वापस ये सब ठीक हो जाना चाहिए। ओके, सचिन जी से बात करते हैं अभी यहाँ पे। और मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें तो करीब 23,163 पे थोड़ा सा इस रेंज में हल्का सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे कि मैं कह रहा था कि पेन है IT में। मैं इनफैक्ट सचिन जी से यही प्रश्न करता, करीब 925 अंक नीचे निफ्टी IT है, और 1-2 ट्रेड्स ले लेते हैं बीच में थोड़ा सा, और मैं 1-2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखूँगा जहाँ पे जो रैली है वो पंचर हो रही है। एक बार थोड़ा सा विषय से अगर आप देखें हट के, मैं ये जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अप्रोच उससे हट के ज़रा कुछ ट्रेड्स पे आते हैं, और सचिन जी से बात शुरू करेंगे। उसके बाद बहुत संक्षेप में अपना राय रखिएगा यहाँ पर। प्रकाश सर, ये ल्यूपिन, किसी शॉर्ट ट्रेड को कंसिडर कर रहे हैं क्या आप इस ल्यूपिन पे? लुक एट ल्यूपिन 1964 बिलो 200 डे एक्सपोजर एवरेज। आज कुछ फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ी वीकनेस है, ल्यूपिन शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ट्रेड करें 1952 के हिसाब से, टाइट स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 1967 का, ज्यादा नहीं। अगर नीचे आ जाता है तो शायद 1900 पे पॉसिबल है, क्योंकि एंटायर फार्मा वीक है, थोड़ा स्ट्रेस है ऑन द डाउन साइड, बट डाउन साइड इज ओपन ल्यूपिन। ओके, ल्यूपिन। अच्छा, आते हैं उसी बात पे। मेरा अगला प्रश्न जो था वो केंद्रित था IT को लेकर। सचिन,
आईटी पर जिस प्रकार की प्राइस डैमेज हुई है, आप देखिए नैस्डैक का कोलैप्स, आप लार्ज कैप आईटी को देखिए, आई मीन दिस फॉल इज इक्वली एंड पैरेलली अलाइन टू द व्हाट एग्जैक्टली द प्राइस डैमेज वाज इन 2020 जिस प्रकार का था। इस प्राइस पे आप लोगों ने कुछ कॉन्ट्रा कॉल ली है या फिर आप लोग अभी अर्निंग्स का वेट करेंगे? नहीं, हमें लगता है कि करंट वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। शायद आपके 2 क्वार्टर यहाँ पे आईटी रिजल्ट्स थोड़े से लैकलस्टर रहेंगे, पर हमें ये लगता है अगर आप देखें ना, अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म अगर देखते हैं तो 4 या 5 सेक्टर है, वेदर इट इज ऑटो, बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ये जो 5 या 6 सेक्टर्स, ये अगर आप 5 से 6 साल का व्यू लेते हैं तो हमेशा एक सेक्युलर ट्रेंड आपको एक अच्छा डबल डिजिट रिटर्न देते ही हैं। और जब अच्छी कंपनियां ऐसे टाइम पे अच्छे प्राइस में मिल रही है तो ये हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है। प्लस क्या है कि अभी अगर आप देखें तो सबको यही डर है कि यूएस भी रिसेशन में हो जाएगा, इसलिए वहां की कंपनीज का स्पेंडिंग कम हो जाए। लेकिन हमने देखा ये सब थोड़ा सा सिक्लिकल होता है, 1-2 क्वार्टर होता है जहाँ पे भी नीड होती है वहां पे उनको स्पेंडिंग करना ही पड़ता है, तो वही टाइम पे। और अपने आईटी कंपनीज की सबकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, सिर्फ एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिले होगा। तो हमारे हिसाब से तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर क्वालिटी आईटी कंपनीज एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, और फार्मा पर क्या व्यू रहेगा? फार्मा में भी एक सेक्टर है जहां पर मार्केट अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। हाँ, फार्मा में भी मुझे यही लगता है कि अगर आपकी इफ यू आर इन बिजनेसेस लाइक क्रैम्स एंड सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, सीडीएमओ, जो एक काफी सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे अपनी जो इंडिया की कंपनीज है वो काफी अच्छा वैल्यू एडिशन भी करके दे रही है, बिकॉज दे टेंड टू हैव वेरी गुड केमिस्ट्री स्किल्स, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्लस आर&डी की जो टैलेंट पूल है वो भी इंडिया के पास शायद वन ऑफ द बेस्ट है। सो अगेन वहां पे भी हमें नहीं लगता कि स्ट्रक्चरली यहाँ पे कुछ डैमेज होने वाला है। इनफैक्ट स्ट्रक्चरली इट इज गोइंग इन द वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर country like India, because lot of business is flowing not only from China but also from Europe. If you see the, आप सभी की अगर ऑर्डर बुक देखते हैं, जो भी CDMO क्रैम्स बिजनेस की बड़ी बड़ी कंपनियां है, then I think that will give a lot of confidence that it's just a question of time and all these things should come back on track. बिल्कुल सचिन जी, हमने आईटी पे बात की, फार्मा पे बात की, ऑटो पे भी आपकी राय जानना चाहूँगी। ऑटो बिक्री आंकड़े आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारी कंपनियों के आने बाकी हैं। आपने मारुति सुजुकी के देखे होंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा के देखे होंगे, आयशर मोटर्स के देखे होंगे। एक नंबर्स के बदौलत कैसे लग रहा है सर, ये ऑटो सेक्टर अभी इसमें दम है या फिर कोई ऐसे काउंटर्स जो अच्छे लग रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से आपको? नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी देखते हैं तो इंडिया में इतना यंग एस्पिरेशनल पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफी जो है, वो हिसाब से अपना एक वॉल्यूम ग्रोथ बेसिक 4 से 5% रहना ही रहना। प्लस इसमें अपनी एक प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है, जैसे आपने आज बताया आयशर मोटर्स की अगर आप नंबर देते हैं तो उन्होंने ये साल ऑलमोस्ट 1 मिलियन बाइक्स का सेल किया है, ऑलमोस्ट 10% डबल डिजिट ग्रोथ। तो एक प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी दिखती है। सिमिलरली अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स में देखते हैं तो जो 20-25% होता था एसयूवी सेगमेंट, आज करीब करीब 60 से 65% सेगमेंट हो चुका है। तो जो ये वॉल्यूम ग्रोथ है 4-5%, प्लस अगर आप प्रीमियमाइजेशन ऐड करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपका एक वैल्यू ग्रोथ जो है करीब करीब 10 से 12% के ऊपर रहता ही रहता है। कहीं कहीं पैसेंजर कंपनीज में तो आपको 15% भी दिखेगा। प्लस ओवरऑल इफ यू सी द प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑल्सो बी बेटर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. So I think even selectively auto companies can also be looked at wherever you see this combination of premiumization and some bit of volume growth also. I think those are good plays over there. अच्छा, इस पूरी वीकनेस में, इस पूरे पेन में एक सेक्टर जो कि मतलब मैं आपके सामने रख रहा हूँ विकल्प, जो कि आपको लगता हो कि बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, आने वाले 4 महीने के लिए बेटर हैं, होटल्स और एविएशन को आप उसमें प्लेस करेंगे? एंड इस प्राइस पे होटल्स, इस प्राइस पे एविएशन आप लोग बाय कर रहे हैं? क्लियरली दोनों सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन करंट है, डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगेन प्लेइंग द डेमोग्राफिक्स ऑफ दिस कंट्री, एवरीबडी लव्स टू ट्रैवल एंड वी हैव दैट यंग एस्पिरेशनल डेमोग्राफिक्स व्हिच इज हेल्पिंग दिस आउट। तो आई थिंक दोनों, और वहां पे भी अभी काफी सारी अच्छी कंपनीज है, काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है,
होटल्स में भी और एविएशन में। तो एंड वहाँ पे वो सब की बैलेंस शीट फंडामेंटली अभी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो यस, दे बोथ कैन आल्सो डू वेरी वेल। हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि एविएशन और होटल्स दोनों एज अ लॉन्ग टर्म, अगर आप 5 से 7 साल का कहीं पर भी देखते हैं ग्लोबली, तो ये बहुत ही डीप सिक्लिकल्स होती है, क्योंकि वहां पे जैसे ही डिमांड सप्लाई का मिसमैच होता है, फिर जोर से सप्लाई आती है, तभी वापस ये सब की प्राइसिंग पावर में चैलेंजेस होते हैं। सो इन्वेस्टर्स विल हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। ये डीप साइक्लिकल्स है and they will have to be a little agile whenever they see there's excess supply over demand. ओके बॉब, ठीक है, आपका व्यू अगर आप देखें इस पे मिल भी गया। अब एक पॉसिबल आपसे आखिरी प्रश्न लूँगा। सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये मैं आपके नज़रिए पे छोड़ता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और कोई स्पेस, वेदर इट्स बैंक, एनबीएफसीज या फिर मेटल्स या फिर कमोडिटीज़ में ही केमिकल्स, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या होगा और इस प्राइस पे जो कंसिडर कर रहे हैं आप? Yeah, I think at the current जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से अगर सोचते हैं, तो हमें लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है उसमें जो लीडर्स है वहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months they should probably outperform. In fact, they have outperformed last financial year 25 में already. My sense is that outperformance should continue even in the next financial year. ओके सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लेके आइए। 23,172, बैंक निफ्टी 727, निफ्टी आईटी 900 अंक नीचे। अनुज, एक बात तो स्पष्ट है, जो चीज़ झलक रही थी कि बैंक्स बहुत मजबूत हैं, आज तो बैंक्स को भी नहीं छोड़ा गया, है ना। वो 51,000 के पुट राइटर्स का जोन भी टूट गया। अनुज, ऐसे में अब व्यू क्या रहेगा कल के लिए, कैसे डील करें इंडस्ट्रीज को? अब देखिए वीरू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मार्केट ने एक रिस्क बना दिया है डबल टॉप का 23,800 पर। मैं कल की स्ट्रेटजी पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार अगर आप निफ्टी का 3 महीने का या 6 महीने का चार्ट देखेंगे, आई थिंक पिछले हफ्ते के शुरू में हमने वो चार्ट दिखाया था, शुरू में नहीं, वो एक्सपायरी के बाद वो चार्ट दिखाया था कि कैसे 23,500 पर ही पिछली रैली फेल हुई थी और इस बार भी 23,800 पर, और इस बार भी एग्जैक्ट 23,800 पर आकर वो निफ्टी वापस, अब तो कोलैप्स ही कहेंगे इसे, क्योंकि अब 650-700 पॉइंट के करीब गिर चुका है वहाँ से। तो वो रिस्क तो मार्केट ने अब कंफर्म किया है कि वो नहीं क्रॉस हुआ। अब दिक्कत यह है कि मार्केट इतना पिटा हुआ है कि शॉर्ट कवरिंग भी उतनी स्ट्रांग आ सकती है, लेकिन उससे पहले कितना गिर सकता है ये कहना टफ हो। तो आई थिंक 2 दिन के लिए और आपको थोड़ा सा इंडेक्स को छोड़कर काम करना होगा। छोड़ दीजिए इंडेक्स को, स्पेशली अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो न्यूट्रल जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और कल शाम तक आई थिंक इस तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी, और कल शाम को मार्केट को वो फाइनल न्यूज़ आ जाएगा, जो भी टैरिफ वाली न्यूज़ आनी है वो आ जाएगी। इस समय थोड़ा सा फियर फैक्टर है मार्केट में। कल शाम के बाद मुझे लग रहा है एक ट्रेंड उभरेगा मार्केट में। तब तक आप चाहें तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और इंडेक्स को भले ही चाहें तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दें। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने के बराबर होता है। मार्केट में इस समय कुछ ना करें, अपना पैसा बचाएं, वो भी ज़रूरी हो सकता है। चलिए बीटीएसटी की शुरुआत करते हैं श्रेया जी। बीटीएसटी की शुरुआत करते हैं गावा से। उससे गावा से बताइए बीटीएसटी एसटीबीटी। आई थिंक एसटीबीटी रहेगा, और वो है पॉलिसी बाजार। अब ट्रेड करा है 1510 के आसपास पॉलिसी बाजार। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1527 का। पॉसिबल है कि लो लेवल करीब 1450 के देखने को मिल सकते हैं पॉलिसी बाजार। ओके, पॉलिसी बाजार शॉर्ट कॉल है 1515 पे। सोनी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं डिक्सन में ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जो सेल कॉल रेकमेंड की थी। एसटीबीटी के तौर से भी यहाँ पे सेम व्यू मुझे लग रहा है, टुवर्ड्स 12,200 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। 13,500 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में सेल कर सकता है। ओके, डिक्सन टेक। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से एमसीएक्स रहेगा शॉर्ट साइड पे फ्यूचर्स पे, एंड इसमें एसएल रहेगा 5350 का, एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 5180। एमसीएक्स शॉर्ट करे। रचना जी की कॉल आते हुए श्रीकांत जी, आप बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेटीएम एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम खरीद के चल सकते हैं। करंट लेवल्स इसके हैं जो 800-801 रुपए के हैं। स्टॉक में एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है, और मुझे लगता है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी ये क्रॉस कर रहा है।
तो करंट लेवल से पेटीएम को खरीदा जा सकता है जो 801 802 के करीब है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक 820 825 तक के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, 795 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। ओके, पेटीएम 801 पे आपका यहाँ पे एक बाय कॉल है। बीटीएससी ट्रेड माना साहब के कैरी करेंगे। विरेन जी, आई थिंक चोला फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, क्योंकि चोला फाइनेंस आज अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन है, तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1501 1501 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1425 1425 के टारगेट सेट करना है। ओके प्रशांत जी, आपका ट्रेड कल के लिए। अनुज जी, यहाँ पे एक बहुत नैरो रेंज प्राइस एक्शन चल रहा था कोलगेट पामोलिव में, और वहां पे मुझे ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। सो 2351 पे मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा, 2351 स्पॉट लेवल। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 2385 2385। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 2260 2260 का। ठीक है मयूरेश जी, आप कोई स्टॉक पे बेट लगा रहे हैं? नहीं श्रेया जी, आई थिंक वी आर स्टेइंग पुट। देखना चाहते हैं कल क्या अनाउंसमेंट्स होती है। तो इस कल क्या कुछ अनाउंसमेंट होंगे उस पर खासी नजर रहेंगे। अब यतिन जी के पास चलते हैं डेली रूम चेक के लिए। यतिन जी बताइए कौन से स्टॉक्स पे है फोकस? जी गुड आफ्टरनून श्रेया। और देखिए, दो स्टॉक्स आज फोकस में है। सबसे पहले आरईसी की बात करें तो यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 4% नीचे है और स्टॉक में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो अप्रैल फ्यूचर्स में 415 तक के लेवल्स आ सकते हैं, इसीलिए डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। हालांकि एचडीएफसी लाइफ एक स्टॉक है जहां अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहे हैं। डीलर्स के हिसाब से यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और 700-715 के टारगेट्स के लिए यहाँ भी वो खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। लगभग 4% से ओपन इंटरेस्ट ऊपर है और फ्रेश तेजी की पोजीशंस यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं अप्रैल सीरीज में। ओके चलिए, तो ये डीलिंग रूम अपडेट इस समय यतिन की तरफ से शुक्रिया यतिन। आज की मार्केट ब्रेड पे चलते हैं। सुबह तो अच्छी थी मार्केट ब्रेड, लेकिन एंड होते होते वीरू कैश मार्केट की ब्रेड तो अभी भी एक क्यूरियसली एक चीज़ बताऊँ, कैश मार्केट की ब्रेड अभी भी अच्छी है। इनफैक्ट एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए, वो लाइन आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब एफ&ओ का मुझे पता नहीं, लेकिन कैश मार्केट की ब्रेड फटाफट लगाइए। हाँ ये देखिए अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। एफ&ओ में क्या है मामला? ये डेरिवेटिव्स में ब्रेथ अनुज खराबी है। आई मीन यहाँ पे तो इनफैक्ट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है अनुज, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ख़राब नज़र आएगी। लुक एट शॉर्ट, ये रेशो आज भी काफ़ी सिवियर है। आई मीन 120 ऑलमोस्ट थ्राइस, 3 गुना लॉन्ग की। तो आप इसी को देख लीजिए, आप शॉर्ट ऑलमोस्ट 3 गुना है लॉन्ग के। लॉन्ग 43, शॉर्ट कवरिंग करीब करीब 26 में, शॉर्ट करीब 120 में और करीब करीब 29 में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। लॉन्ग अनवाइंडिंग माफ़ कीजिएगा। मैं आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स लेके आऊँगा एक एक करके स्ट्रक्चर्स जहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप था। नो डाउट आज मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है इंडस टावर्स। ट्रेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव है और आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, अशोक लीलैंड आज एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा। बाकी अगर आप सेकंड स्लाइड में आए तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी वोडाफोन आइडिया में, कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग। इंडसइंड बैंक एक और वीक स्ट्रक्चर, येस बैंक, आईओसी एंड हुड को यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रही। थर्ड स्लाइड में आएंगे शॉर्ट। अब शॉर्ट कहाँ पे था जनाब? वोल्टास आज चारों खाने चित था शुरू से ही। देन परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में इन्फोएज, पीवी इंफ्राटेक, मैक्रोटेक डेवलपर्स। आज रियल स्टेट में, आज आईटी में, आज वाइट गुड सेगमेंट पे काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज था। और चोला एनबीएफसीज का रिवर्सल मुझे आज और कल का थोड़ा सा खल रहा है इस बार, क्योंकि यही वो एक बास्केट थी जिसने पिछली बार अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक स्ट्रॉन्ग मूव दिए थे। B2 हो गया, चाहे चोला हो गया, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो गया, बट इस बार वो कोलैप्स कर रहा है। लुक एट बजाज फिनसर्व, इसी कार्यक्रम में बजाज फाइनेंस पे एक सेल कॉल आई थी, चोला, सिमेंस। तो ये कुछ ऐसे चंक हैं जो इस वक्त थोड़े तंग हैं। निफ्टी 23,171 पे और लगभग 50,841 पे। मैं एक पॉसिबली एक लास्ट चेक और लूँगा। मैंने ल्यूपिन का जिक्र किया, BL का जिक्र किया, मैंने B2 का जिक्र किया। लुक एट दिवीज लैब फार्मा स्पेस में इट्स ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर श्रीकांत? 55-81 चांसेस लग रहा है क्या? आई मीन जिस तरीके से इसने विजिट किया था मार्च में 2 बार अपने 200-day मा को, क्या एक बार फिर वहीं जा रहा है क्या? देखिए तो इस बार का जो इनफैक्ट आज के दिन में जो सेल ऑफ देखने को मिला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक वापस एक बार अपने प्रीवियस लोज को, यानी कि जो मल्टीपल्स ने सपोर्ट्स बनाए थे 5350 के,
उनको रिविजिट तो बिल्कुल कर सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक फियर है जो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर जो बातें हो रही है उसके पीछे का ये फियर है। अगर आज के वॉल्यूम अगर आप कंसिडर करोगे तो वॉल्यूम्स काफी नॉमिनल है। तो इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि अगर 200-250 रुपए की अगर करेक्शन अगर आ जाता है स्टॉक में बिकॉज ऑफ दिस फियर, तो उन लेवल्स के करीब इनफैक्ट इसमें कॉन्ट्रा कॉल, खरीदी का कॉल लिया जा सकता है। बट करंट लेवल से यस, मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करें, लेट इट फॉल टू द सपोर्ट लेवल्स, वहां पे कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया था तो और भी अच्छा है। ओके, रिवर्सल फॉर्मेट, अगर रिवर्सल का पैटर्न बनेगा तब देखेंगे, अभी के लिए अवॉइड करते हैं। चलिए पंचनामा की बात करते हैं, मार्केट का पंचनामा का टीजर एंड क्लियरली। अच्छा, उससे पहले मार्च का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है स्क्रीन पर, 1.96 लाख करोड़ का ये जीएसटी नंबर है। और मैं एक बार बताऊं आपको, कुल मिलाकर फरवरी का था 1.83 लाख करोड़। ऑब्वियसली फरवरी में दिन कम होते हैं तो उस वजह से। जनवरी का 1.95 लाख करोड़ था, उसके मुकाबले 1.96 लाख करोड़। अब इसमें से कितना एब्सोल्यूट है, कितना वो थोड़ा सा प्राइस का इम्पैक्ट है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन 1.96 लाख करोड़ के करीब आपका इस महीने का जीएसटी कलेक्शन है। चलिए आज के पंचनामा का टीजर लेकर आते हैं। श्रेया बताइए क्या सब बिल्कुल, आज हमने मैक्सिमम सभी सेक्टर्स को डिस्कस किया, लेकिन एक सेक्टर रह गया, रियल्टी के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगी। सवाल भी उसी सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप देखिए रियल्टी सेक्टर पे भी तगड़ा डेंट आज के सत्र में पड़ा हुआ है, और देखिए लगभग ये पूरा ही डे लो के पास 3.25% की गिरावट में देखने को मिल रही है, बंद होने के कगार पे। प्रेस्टीज देख लें, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक डे लो पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे सवाल है, जिनके पास है वो क्या करे, इस गिरावट में बने रहे? श्रेया, प्रॉब्लम पता है क्या है, रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा हाई बीटा है। आई थिंक जब मार्केट चलता है तो सबसे ज़्यादा चलता ही है, और जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा गिरता है। आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छा स्टॉक है, और अगर आपके पास है तो बने रहे। अब डिपेंड करता है किस प्राइस पे लिया आपने, और ऐड करना है या नहीं थोड़ा टफ होगा मेरे लिए कहना। पता है क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट में अगला और कितनी गिरावट आ सकती है। इन दैट केस ये स्टॉक 52 वीक लो भी लगा सकता है। पिछली बार जब इसने 52 वीक लो लगाया तब भी ऐसे ही सेंटिमेंट था, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक डबल से ज़्यादा भागा था। अगर आप इसका 2 साल का चार्ट देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, ये समहाउ इसी तरीके से, जब वो उनके जो सीईओ है वो छोड़कर गए थे, उसके बाद भी ये स्टॉक ऐसे ही गिरा था, और उसके बाद में बड़ी रैली आई थी। लेकिन थोड़ा टफ है मेरे लिए इस समय कहना। आई थिंक बेटर ये रहेगा कि अगर वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो किसी और सेक्टर में आ जाए। ठीक है, वोलेटिलिटी अगर नहीं झेल सकते तो कोई और सेक्टर में रुख कर लें आप। एक और सवाल आ रहा है, रूहानी जी पूछ रहे ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड ने जिस तरीके से गिरते बाजार में अपनी पोजीशन बनाई है, आप देखें अब 5% की तेज़ी सेशन में, और 52 वीक हाई इसका 8,300 का था। क्या लग रहा है ये क्या नेक्स्ट छावा स्टॉक होगा जिस तरीके से इसमें रैली एक देखने को मिल रही है? देखिए आज की रैली तो वो जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई कि उन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके ऊपर आई है। मैं बताऊँ इस बार का जो अर्निंग सीजन में ट्रेंड का जो नंबर्स होगा वो मेक और ब्रेक होगा। अगर वहाँ इंप्रूवमेंट आ गई तो फिर अच्छी बात है। ये स्टॉक अभी भी काफ़ी महंगा है। आई थिंक अपने जो पूरे निफ्टी का सबसे महंगा स्टॉक है ये, तो उस हिसाब से आई थिंक इस क्वार्टर के नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद शायद एक फ्रेश फील लेंगे। चलिए फिर बाकी के सवाल 335 पर शेयर में जुड़ेंगे आपके साथ मार्केट का पंचनामा लेकर और बात करेंगे। लेकिन वीरू क्लोज बहुत ख़राब है। मतलब आप देखिए एकदम टेक्निकली आप डे लो पर बंद हो रहे हैं, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। निफ्टी का लो जो था और बैंक निफ्टी का जो लो है, हम वहीं पर बंद हो रहे हैं। जी अनुज, और आज की कैंडल और इनफैक्ट आज की बॉडी अनुज, मतलब मैं तो एक्सपोनेंशियल दिखता हूँ, क्योंकि ठीक 100-200 के नीचे और ठीक 50 के ऊपर। आई मीन कंप्लीट डिलेमा। बट एक स्पेस अनुज आज यकीन मानिए मैं स्क्रीन पर रीड कर रहा था, होटल्स को देखिए आप, किसी भी होटल्स को उठा के देख लीजिए, क्या गजब मूव दिया। आई मीन लग रहा है कि इस बार यात्रियों का आना जाना, होटल्स का बुक होना और एविएशन इस सीज़न में कुछ देगा अनुज करके। तो वैसे भी अप्रैल में तो वैसे ही काफ़ी लॉन्ग वीकेंड है। अप्रैल तो आई थिंक ऐसे निकल जाएगा। अभी दो एक्सटेंडेड वीकेंड है अभी। हाँ, 2 एक्सटेंडेड वीकेंड है अभी। हाँ, और पिछला भी आई एम श्योर, आई थिंक आप भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो गए ही होंगे। और नहीं, मैं ये रिकॉर्ड था अनुज, ये रिकॉर्ड था इस बार, पहली बार घर पे। अच्छा, तो छुट्टी भी ली और कहीं गए भी नहीं?
ये सही था, कहीं नहीं गए। हाँ, पर एंजॉय किया, ऐसी बात नहीं है, एंजॉय किया। एक दो सीरीज निपटाई और कुछ काम थे घर के वो पूरे करे, कुछ टेस्ट थे वो भी पूरे कर लिए, लेकिन इस बार मैं घर में रहा। पहली बार मेरे ख्याल से 4 दिन मैंने घर पे गुजारे बहुत दिनों बाद। बिल्कुल। और अभी एक आध और वीकेंड आ रहे हैं वैसे, जैसा वीरो ने कहा एक्सटेंडेड वीकेंड, तो उसमें 100% कुछ प्लान बनेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है, ये सेक्टर फिर भी चल रहा है थोड़ा सा। ITC होटल्स, इंडियन होटल्स, सब में मूव अच्छे आ रहे हैं। एक बार इंडियन होटल्स पे चार्ट चेक ले लें वीरो, क्योंकि बात हो ही रही है तो 806 पर। आज सुबह हमने जब 2 कैटेगरी बताई थी, उसमें नंबर 2 कैटेगरी में इंडियन होटल्स भी था। मानस, आप देखिए इंडियन होटल्स का चार्ट, 52 वीक हाई करीब 900 रुपये था, 806 पर स्टॉक। देखिए जगह सही है जहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है 4 दिनों के करेक्शन के बाद। अब केवल इंतजार करना है 811 रुपए के लेवल को ब्रेक करने का। एक बार 811 के ऊपर निकले तो खरीदारी करेंगे 794 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट सेट करेंगे 845 का। तो खरीदारी 811 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है, ये फिलहाल रणनीति इंडियन होटल्स पर अपनाएं। और क्लोजिंग में अभी लगभग 3 मिनट बाकी है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं हम जहां पे आज बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। HDFC बैंक की हमने चर्चा की, आप ICICI बैंक देखिए, ये भी लो के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें हमें मूव देखने को मिला था जब बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में रैली आई थी। लेकिन जिस तरीके से आज बंद हो रहा है, हालांकि बहुत कम टाइम है, कोई ट्रेड बन रहा है क्या गाबा सर? एक्चुअली नहीं बन रहा है कोई। ICICI बैंक में शॉर्ट कर सकते हैं, बस ट्रेड करें 1317 के आसपास, टाइट स्टॉप लगाइए 1327 का, ज्यादा नहीं। पॉसिबल आए तो नीचे 1300 भी आ सकता है, पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, ट्रेड बनता है, यस। जम ICICI बैंक 1317 पे और ICICI बैंक हो गया। बट जहाँ तक निफ्टी IT का सवाल है, फाइनली 900 अंकों के लॉसेस के साथ। अच्छा, एक चीज़ हमने आज शायद गौर नहीं फरमाई, आज सुबह इनफैक्ट मैं जब 7 बजे के कार्यक्रम में था, हमने मेटल इंडेक्स का, ये डॉलर इंडेक्स का जिक्र भी किया था। 20,000 मतलब 22,000 से लेकर 23 से लेकर 23,800 के सफ़र में पिछली बार मेटल्स ने एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी। लुक एट निफ्टी मेटल्स, एक बार लेके आएंगे निफ्टी मेटल। इनफैक्ट अभी मेरा चार्ट हैंग हो गया, ये देखिए, लगभग 3/4% नीचे। तो इस बार मेटल्स बिल्कुल भी कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। क्या, चलिए अब इस क्लोजिंग के लिए चलते हैं उसके पास, बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल बीरू, चलिए क्लोजिंग के लिए चलते हैं वॉल पर। और निफ्टी करीब 350 पॉइंट नीचे, यानी कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव रेड बार मार्केट के लिए बनता हुआ। और उसके अलावा आप देखिए निफ्टी बैंक ये भी करीब 700 पॉइंट नीचे था, यहाँ पर भी गिरावट थी। निफ्टी IT ये करीब 2.5% नीचे था। और उसके अलावा आप देखिए मिड कैप इंडेक्स, यहाँ पर अच्छी गिरावट, करीब 3/4% से ज़्यादा नीचे। स्मॉल कैप करीब 3/4% नीचे गिरा। इंटरेस्टिंगली एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव था, ये थोड़ा समझ से परे था आज, क्योंकि ठीक है मिड कैप स्मॉल कैप कम गिरे, लेकिन गिरे तो थे इंडेक्स। फिर भी 1800 बढ़ने वाले शेयर, 800 गिरने वाले शेयर, जबकि F&O में वीरो ने दिखाया था आपको ब्रेड काफ़ी ख़राब थी। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों हुई आज, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर एनीवे, जो भी कारण था, सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार, वो भी आपको दिखाई देगा काफ़ी ख़राब थी। मुझे लग रहा है स्टैट में थोड़ी गड़बड़ है, एक्चुअली स्टैट को एक बार चेक करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, आप फाइनेंशियल्स 2% नीचे थे, निफ्टी बैंक 1.5% नीचे था, फार्मा 2.25% नीचे था, रियल एस्टेट 3% नीचे था, कैपिटल गुड्स 1.5% नीचे था, IT में बड़ी गिरावट थी 2% की, PSU इंडेक्स 1% नीचे था। कुल मिलाकर सिर्फ एक ऑयल एंड गैस था जो ग्रीन में बंद हुआ, वो भी बहुत हल्का सा, मामूली सा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये कुल मिलाकर आज की ओवरऑल सेक्टर ब्रेड। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। बढ़ने वाले शेयर कम है, तो पहले उससे शुरुआत करते हैं। इंडसइंड बैंक 5%, ट्रेंड 5%, जियो फाइनेंस लेटेस्ट एंट्री निफ्टी में 1.5%, बजाज ऑटो, HDFC लाइफ, जोमेटो, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेज़ी थी। नीचे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट IT, HCL टेक 4.5%, इन्फोसिस करीब 2.5%। उसके अलावा बाकी IT स्टॉक्स देखिए, वहाँ पर भी गिरावट थी, TCS और टेक महिंद्रा। उसके अलावा बाजार पर एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला HDFC बैंक ने, आज 3.5% नीचे था। और ये अकेला नहीं था, इसके साथ ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी शामिल थे। रिलायंस भी आज नीचे था। बेसिकली आज हुआ क्या, आज आपके जो सारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे सब फेल हो गए, एक भी नहीं चला आज, और काम सिर्फ टेल एंडर्स के जिम्मे था। टेल एंडर्स ने कोशिश की, लेकिन क्या ही कर पाएंगे। 340 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ। कुल मिलाकर खराब हफ्ते की खराब शुरुआत की। बिल्कुल अनुज, एक छोटा हफ्ता, लेकिन शुरुआत बेहद खराब। और क्या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ छाए हुए हैं, और बुधवार से हर इंसान घबराए हुए हैं, पूरे लोग घबराए हुए हैं।
तो बुधवार को लेकर अगर आप भी डरे हुए हैं या फिर आपके जहन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। एक छोटे से अंतराल के बाद, एक विलंब के बाद, एक ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट का पंचनामा देख सकते हैं। श्रेया और अनुज के साथ कोई प्रश्न है ज़रूर पूछिए। बाकी इस पूरे पैनल की आपसे सुबह सुबह कल मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफी तैयारी में हुई मुलाकात। तब तक के लिए